हरे कृष्णा। देखिए, जीएसटी में जब भी जीएसटी निकालने की बात आती है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक, वो वैल्यू जिस पे जीएसटी निकलता है, और दूसरा जीएसटी का रेट। वैल्यू का मतलब, लेट से अगर वैल्यू है 1 लाख, जीएसटी का रेट है मान लो 12%, तो 1 लाख का 12% यानी 12,000 का जीएसटी। बट बात यह आती है कि वो जो 1 लाख रुपए वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैं मशीन बेचता हूं, मैं कोई मशीन बनाता हूं और बेचता हूं। एक कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा सर मशीन कितने की। हमने कहा सर मशीन 1 लाख रुपए की है। उसने 1 लाख रुपए दिए, प्लस जीएसटी दिया उस 1 लाख पे, मशीन ले ली। मैंने जीएसटी सरकार के पास जमा करा दिया, आईटीसी वगैरह एडजस्ट करके सरकार के पास जमा करा दिया। दूसरा कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा सर मशीन खरीदनी है। हमने कहा एक काम करो, हम तुमको मशीन दे रहे हैं, 1 लाख की है, बट तुम हमको केवल 80,000 देना। तुम बगल में चले जाओ, बगल में एक बंदा बता रहे हैं, उसको 20,000 दे आओ। हमने मान लो सपोज करो हमने उससे रॉ मटेरियल कुछ खरीदा था, मेरा 20,000 उसको देना बना था। हमने कहा तुम एक काम करो, जल्दी से बगल में चले जाओ, यहाँ पे तुमको मिस्टर सो एंड सो मिलेंगे, इनको 20,000 दे देना। उसने 20,000 जाके वहां दे दिए, 80,000 हमको दे दिए, हमने उसको मशीन दे दी। और हम कह रहे हैं हमने तो मशीन 80,000 में दी है, हमने तो सामने वाले बंदे से कितने लिए हैं, 80,000। हम कह रहे भाई हम तो 80,000 पे जीएसटी लगाएंगे। लॉ मेकर कह रहा है क्या वाकई ये मशीन आपने 80,000 की दी है? आपने 80,000 लिए हैं, लेकिन आपने 80 नहीं लिए हैं, आपने 1 लाख लिए हैं। 20,000 आप ही ने तो दिलवाए हैं, जबकि वो देने की ऑब्लिगेशन किसकी थी? आपकी थी। दी किसने? रेसिपिएंट ने दी। तो भैया 1 लाख है वैल्यू। और समझिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर आता है, कस्टमर नेगोशिएट करता है। मान लो हम ये रिमोट बेचते हैं 500 रुपए का, कोई आया कि सर डिस्काउंट करिए, हमने ठीक है 450 दे दो, 450 में उसने खरीद लिया। कोई दूसरा आया, हमने 500 बताया, उसने कुछ नहीं बोला, हमने 500 में उसको बेच दिया। कोई तीसरा आया, हो सकता है उसने 400 लगवा ली, हमने 400 बेच। व्यापार में कई बार ऐसा चलता है, सेम कैलकुलेटर किसी को 500 में बेचा, किसी को 450 में, किसी को 400 में। तो जितने का बेचा वही वैल्यू है साहब। जिसको 400 में बेचा उसके ऊपर 400 में जीएसटी लगेगा, 450 में बेचा 450 में लगेगा, 500 में बेचा 500 में लगेगा। बट ये बात कहीं ना कहीं लॉ मेकर को लिखनी तो पड़ेगी। उसके लिए लॉ मेकर ने बनाया सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन जब लॉ मेकर ने वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाया कि वैल्यू क्या होगी, तो उसमें कहा उसने साहब जिस वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ही है वैल्यू। जिस वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन किया, हमने कहा मतलब सर जिस वैल्यू पे हमने ट्रांजैक्शन किया, कह रहा जैसे रिमोट का भी सर ने एग्जांपल दिया, किसी को आपने 500 में बेचा तो 500 में ट्रांजैक्शन किया, 500 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। जिसको 450 में बेचा 450 है ट्रांजैक्शन वैल्यू, 450 पे जीएसटी लगेगा। जिसको 400 में बेचा 400 लगेगा। बट सब सेक्शन 15 जो कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो कहता है सर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पकड़ सकते हैं, लेकिन सर दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है। दो कंडीशन अगर पूरी होंगी तो ही आपने जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन किया है हम उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब उस पर फिर जीएसटी निकलता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी नहीं। मान लो वैल्यू 400 है तो क्या 400 का जीएसटी जमा करना है? नहीं, 400 इंटू जो जीएसटी का रेट है, तो वो पढ़ रहे हैं कि 400 कैसे निकलेगा या वैल्यू क्या लेंगे। हमने कहा सर ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप वैल्यू ले लेंगे, लेकिन दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, सप्लायर एंड रेसिपिएंट अनरिलेटेड पार्टी होने चाहिए, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। हमने कहा क्यों, रिलेटेड में क्या दिक्कत है? कह रहा अगर रिलेटेड है तो हो सकता है आप जो प्राइस बता रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। हमने सामान बेचा 500 का, अपनी रिलेटेड पार्टी को, जानकार को, रिलेटिव, आपने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन मेरे से ऑलरेडी पढ़ रखी है ना। तो हमने रिलेटेड पार्टी को बेचा, उससे हमारी और उसकी बात हुई कि बिल में केवल 100 रुपए दिखाएंगे ताकि जीएसटी 100 पे देना पड़े, 400 तो हमको नकद दे दो। तो हो सकता है आपने रिलेटेड पार्टी के साथ प्राइस में मैनिपुलेशन किया,
तो अगर रिलेटेड पार्टी है तो जो ट्रांजैक्शन किया है जिस वैल्यू पे, ट्रांजैक्शन वैल्यू, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको किनारे रख देते हैं और रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। रूल्स बताता है कि ऐसे में कैसे वैल्यू निकाली जाएगी। अनरिलेटेड पार्टी होता तो टेंशन नहीं, रिलेटेड है, जैसे रिलेटेड पार्टी है, लॉ मेकर के कान खड़े होकर कह रहा है रिलेटेड पार्टी है तो ये जो बता रहे हैं ये इन्फ्लुएंस्ड होगा, भले ही आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू किनारे रख देंगे, हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। ये कई बार क्या होता है, जिसे बहुत बार आपके साथ भी होता होगा। मान लीजिए आपको एक नया फोन खरीदना है। अब नया फोन, मान लो आपको आईफोन खरीदना है, आईफोन है मान लो 1 लाख का। तो एक तरीका है कि आप मार्केट में गए, आपने 1 लाख रुपए दिया और आईफोन खरीद लिया। दूसरा तरीका, आपको आईफोन खरीदना है, 1 लाख का है, आपके पास पुराना आईफोन था कोई पुराने मॉडल का, आपने दुकानदार से पूछा क्या ये एक्सचेंज हो जाएगा। होता है ना कई बार। तो उसने कहा ठीक है सर, आप एक काम करो, पुराना फोन दे दो और 90,000 दे दो केवल, और पुराना फोन हमको दे दो और 90,000 और दे दो और नया फोन ले लो। अब दुकानदार कह रहा है सर हमने नया फोन 90,000 बेचा, 90,000 पे जीएसटी लगेगा। क्या वाकई तुमने नए फोन के बदले में केवल 90,000 लिए? तुमने नए फोन के बदले में 90,000 भी लिए और क्या लिया है? पुराना फोन। तो 90,000 जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है हम उसको इग्नोर करेंगे और रूल बताएगा। यानी दूसरी कंडीशन यह है कि जो प्राइस है वो सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। हमने कहा मतलब कह रहा प्राइस मतलब पैसा, सोल मतलब इकलौता, पैसा ही मिला हो बदले में। मतलब अगर दो कंडीशन पूरी हो गई, दोनों क्या, एक तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में हुआ है और प्राइस सोल कंसीडरेशन है, ऐसे में रूल्स की हम मदद नहीं लेते। ऐसे में जितने में आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ही वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सब्जेक्ट टू कुछ ऐड करेंगे कुछ माइनस करेंगे वो एक अलग है, लेकिन जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन किया, क्या दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए? पहली, सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड हो यानी रिलेटेड ना हो, और दूसरी, प्राइस सोल कंसीडरेशन हो, पैसे के अलावा और कुछ ना मिला हो। जैसे मान लो मैंने एक टीवी खरीदा, मैंने दुकानदार से कहा मैं सीए हूं, मैं ना आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, आईटीआर भर दूंगा, लेट से आपका इनकम टैक्स रिटर्न। उसने कहा ठीक है सर, ये टीवी उसने कैलकुलेट किया 50,000 का था, उसने कहा सर आप केवल 30,000 दे दीजिए। अब उसने मेरे से 30,000 भी लिए प्लस मेरे से सर्विस भी तो ले रहा है वो आईटीआर भरवाने की। तो जो नया टीवी उसने बेचा है क्या उस पर केवल 30,000 पे जीएसटी लगेगा? नहीं साहब, पैसा सोल कंसीडरेशन थोड़ी ना था, बदले में और भी तो कुछ लिया उसने, सर्विस भी ली है। तो अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन है एज वेल एज दोनों पार्टी अनरिलेटेड है, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अब जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिंदी में मतलब है जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ, भले ही वो पैसा आपको मिल गया हो या मिल जाएगा। कई बार नगद में माल बेचते हैं, कई बार उधारी में बेचते हैं, तो मे बी प्राइस पेड हो या प्राइस पेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज के लिए? जिस गुड्स की आप बात कर रहे हो या जिस सर्विस की आप बात कर रहे हो, जिसपे जीएसटी की लगाने की आप बात कर रहे हो, उस गुड्स या उस सर्विस के लिए क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है देखिएगा शीट में, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा ये सेक्शन याद करना है, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या बता रहा है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अच्छा, जिस वैल्यू पे आदान प्रदान हुआ है, जो उस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ही वैल्यू वैल्यू है, यानी टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब एक प्रोडक्ट पे मान लो एमआरपी लिखी है 1,000 रुपए, इस रिमोट पे इसका कवर था, बॉक्स था, एमआरपी लिखी 1,000 में, हमने बेचा है 200 में, जीएसटी कितने पे लगेगा? 200 पे, 200 है ट्रांजैक्शन वैल्यू। बस शर्त है हमने जिसको बेचा हो वो अनरिलेटेड पार्टी हो और प्राइस सोल कंसीडरेशन हो। तो जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ, सर ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? देखो पढ़ो ध्यान से, ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड, या तो दे दिया या पेबल मिल जाएगा। काहे के लिए? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन सर ये कब लेंगे? दो शर्तें हम बता रहे, वो कहां लिखी है? इसी के आगे लिखी है,
ये तब लेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू को, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, दोनों अनरिलेटेड हो, रिलेटेड ना हो। एंड लगाए कि और लगाए, एंड मतलब दूसरी भी पूरी हो, एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई, इकलौता पैसा ही मिला हो। प्राइस का मतलब लिख लो, प्राइस का मतलब पैसा, सोल मतलब इकलौता, पैसे के अलावा कुछ और ना मिला हो। समझ पा रहे हैं बात को? तो सिर्फ पैसा मिला हो एंड दोनों पार्टी अनरिलेटेड हैं, तो जिस वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन किया वो ही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? जब लॉ मेकर ने ये बना दिया, उसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। एक चीज ये आई उसके दिमाग में कि सर, जैसे अभी सर ने एग्जाम्पल दिया कि मैंने एक को मशीन बेची 80,000 की, मेरा अनरिलेटेड पार्टी था, अनरिलेटेड था, और बदले में सोल कंसिडरेशन पैसा ही लिया, कुछ और नहीं लिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 80,000 उससे लिए, साथ में उससे बोला कि बगल में चले जाओ, बगल में एक सप्लायर है जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं। वैसे उसको पैसा देने की ऑब्लिगेशन मेरी थी, सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी, बट मैंने मेट करा दी रेसिपिएंट को। मैंने कहा पैसा तुम दे दो 20,000। अब देखो ऐसे में क्या हुआ, हमको मिले 80,000, हमने कहा साहब ट्रांजेक्शन वैल्यू 80,000 है, हम दोनों अनरिलेटेड है, प्राइस ही मिला है, सोल कंसिडरेशन, पैसों के अलावा हमें कुछ मिला नहीं। लॉ मेकर जान रहा है कि सर ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, 80 पे थोड़ी नहीं, वैल्यू मशीन की कितनी है, 1,00,000। उसने खुद ना लिया हो लेकिन किसी और को दिलवाया है, तो बात वही, या तो वो पूरा 1,00,000 खुद लेता फिर उसको 20,000 देता। मशीन 80 की थोड़ी ना, मशीन कितने की है, 1,00,000 की। ऐसे में लॉ मेकर ने क्या करा, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू लिखा तो साथ में उसने बताया कि कुछ चीजें हम ऐड भी करा देंगे। हमने कहा ऐड भी करा दोगे मतलब, कह रहा 80,000 में 20,000 ऐड करो, 1,00,000 वैल्यू है। या तो मैं इतना शरीफ होता कि मैं पहले ही जो बिल काट रहा होता वो 1,00,000 काट रहा होता। 80,000 मैंने लिए, 20,000 मैंने बगल वाले को दिलवा दिए, लेकिन मैंने बिल काटा 1,00,000 का, 1,00,000 पे जीएसटी लगा रहा हूं, तो क्या फिर से 20,000 दोबारा ऐड कर देंगे? आंसर इज नो। बट साहब अगर मैं 80,000 दिखा रहा हूं तो लॉ मेकर कर 80 नहीं है, 1,00,000। यानी क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें माइनस भी होंगी, सब समझेंगे। पहले ऐड वाली समझते हैं एक एक करके। इंक्लूजन्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या क्या चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेंगी, समझ रहे हैं? अगर पहले से जुड़ी हुई हैं तो दोबारा मत जोड़ देना। समझ पा रहे हैं? मतलब इन पे जीएसटी चाहिए सरकार को। देखते हैं किस पे सर। पहला पॉइंट, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, fees and charges levied under any law other than CGST, SGST, UTGST, IGST, GST compensation से। If charged, अंडरलाइन ये भी कर लेना, if charged separately by the supplier। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को उसको किराए पे दे रखा है, मैं उसका ओनर हूं उस प्रॉपर्टी का, और मैंने मिस्टर एक्स को वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। अब और मान लो मेरे को किराया मिलता है 1,00,000 रुपए महीना, पूरे साल का हो गया 12,00,000। तो साहब वैल्यू है 12,00,000, 12,00,000 पे जीएसटी लगेगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे उठाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा। इसी में हुआ क्या, उसका उस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स का बिल आया। म्युनिसिपल टैक्स समझते हैं ना, नगर निगम, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिल आया। मान लो बिल था 50,000 का। अब इसमें अलग अलग केसेस समझना। पहला केस 50,000 हमने पे कर दिए, मैं ओनर हूं, हमने पे कर दिए, और हमने टेनेंट से लिए भी नहीं, सेपरेटली उससे 50,000 नहीं लिए। म्युनिसिपल टैक्स हमने पे कर दिए बट नॉट सेपरेटली चार्ज बाय द सप्लायर। ऐसे में लॉ मेकर कह रहा है सर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, मैं दो ऑप्शन देता हूं, आप पढ़ के और मेरे एग्जाम्पल को सोच के बताना एक सही एक गलत। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई 12,00,000 होगी कि दूसरा 12,50,000 होगी? मतलब पहले में हमने म्युनिसिपल टैक्स नहीं जोड़ा,
दूसरे में हमने म्युनिसिपल टैक्स जोड़ के बताया। मतलब जो जीएसटी हमें पे करना है सरकार को, उस जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमने किराए पे उठाई है, तो 12 लाख पे करना होगा कि 12,50,000 पे। हमने टेनेंट से 1-1 लाख रुपए लिया है, पूरे साल का 12 लाख लिया है, इसके अलावा टेनेंट से कुछ नहीं लिया है। म्युनिसिपल टैक्स का बिल आया था, म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी तो होता नहीं है, लॉ में लिखा है एनीथिंग अदर देन जीएसटी ऐड करना है, बट एक शर्त भी है जो आपने अंडरलाइन करी। तो म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी तो होता नहीं, 50,000 का बिल आया, वो मैंने लैंडलॉर्ड था, मैंने पे कर दिया, मैंने उससे रिकवर नहीं करे टेनेंट से। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे को 12 लाख पे जीएसटी देना है कि 12,50,000 पे देना है, 12 लाख पे देना है। दूसरा केस, हमने 50,000 पे तो कर दिए, लेकिन टेनेंट को बिल भेज दिया कि तुम रिकवर, आप हमको रिम्बर्स करो, मतलब हमारा पैसा दो, म्युनिसिपल टैक्स तुम्हें देना चाहिए था, हमने दिया, और उसने हमको 12 लाख भी दिए प्लस 50,000 और दिए म्युनिसिपल टैक्स के नाम पे। अब जो जीएसटी हम लगाएंगे वो 12,50,000 पे लगाएंगे। तो कह रहा है सर जीएसटी को छोड़ के कोई भी टैक्स लगाओ किसी भी नाम से, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो ऑक्ट्रॉय हो, चाहे वो एंट्री टैक्स हो, कोई भी टैक्स लगा हो, अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज किया है तो वो इनवॉइस में जुड़ेगा, मतलब उस पर भी हमें जीएसटी चाहिए, और अगर हमने चार्ज नहीं किया है तो नहीं जुड़ेगा। अच्छा, इसी में एक और मान लेते हैं, सेम एग्जांपल में म्युनिसिपल टैक्स का बिल आया, हम 1-1 लाख रुपए किराया लेते हैं, 12 लाख रुपए पूरे साल का मिला हमें किराया। म्युनिसिपल टैक्स का 50,000 का बिल आया, हमने डायरेक्टली बिल टेनेंट को दे दिया, हमने कहा 50,000 तुम जमा कर देना नगर निगम में जाके, उसने जमा कर दिया। अब क्या होगा? पहले केस क्या था, मैंने जमा किया 50,000 और उससे रिकवर नहीं करे तो आपने कहा नहीं जुड़ेगा। दूसरा केस था मैंने 50,000 जमा किए, उससे ले लिया तो जुड़ेगा, यानी अल्टीमेटली उसकी जेब से किया। अब तीसरा केस, मैंने डायरेक्टली उसे कहा तुम ही जमा कर दो, तो भी जुड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिया तो उसने, प्रॉपर्टी से संबंधित था, दिया तो उसने, यानी आप चार्ज भाई सप्लायर ही कहलाएगा, भले आपने उसको वहां जमा करा दिया डायरेक्टली, उसने जमा किया तो आपका 12,50,000 पे जीएसटी निकलेगा। क्लियर हो गया? तो जीएसटी को छोड़ के, अब जीएसटी को छोड़ के क्यों बोल रहा है? क्योंकि साहब वैल्यू निकलेगी तभी तो, उसी पे तो वैल्यू क्यों निकाल लें, ये जानने के लिए कि जीएसटी कितना, तो जीएसटी थोड़ा ना जोड़ सकते हैं वैल्यू में, तो वैल्यू में जीएसटी को छोड़। अब जब मैं जीएसटी बोलता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सीजीएसटी की भी बात कर रहा हूं, एसजीएसटी की भी बात कर रहा हूं, यूटीजीएसटी की भी बात कर रहा हूं, आईजीएसटी की भी बात कर रहा हूं, जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात कर रहा हूं। तो जब मैं बोलूंगा सारे टैक्सेस जुड़ेंगे जीएसटी को छोड़ के, इफ, आखिरी लाइन क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ चार्ज सेपरेटली बाई सप्लायर। अब फिर से पढ़ते हैं, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, एनी टैक्सेस ड्यूटी। अब देखो ये लिखा है किसी भी नाम से बोल रहे हो, आप टैक्स के नाम से बोल रहे हो, या उसको ड्यूटी के नाम से कोई बोल रहा हो, या सेस के नाम से बोल रहा हो, या फीस के नाम से बोल रहा हो, या किसी भी चार्ज कोई भी लो, तो हम इन सबको टैक्स बोल रहे हैं, किसी भी नाम से बोला जाए। जीएसटी को छोड़ के कोई भी टैक्स अगर है और सप्लायर ने अलग से रेसिपिएंट से चार्ज किया है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। क्लियर हो गया? दूसरा वाला, सप्लायर ऑब्लिगेशन मेट बाय रेसिपिएंट, अभी इसी का ही तो एग्जांपल दिया था। मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, मैं सप्लायर हूं, मशीन बना के बेचता हूं, मशीन बनाने के लिए मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा उधार में 20,000 रुपए का। एक बंदा मेरे पास मशीन खरीदने के लिए आया, हमने कहा भाई मशीन हम तुमको देंगे बट 80,000 हमको दो, 20,000 जाके उसको दो। तो उसने, रेसिपिएंट ने 20,000 जो उस बंदे को दे के आया, वो ऑब्लिगेशन मेरी थी, रेसिपिएंट ने मेट करी। ऐसे में लॉ मेकर कह रहे हैं साहब वैल्यू जो है वो 80,000 नहीं है, 1 लाख है। क्लियर हो पा रहा है? पक्का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मिस्टर एक्स कोई चीज सप्लाई करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, मिस्टर वाई उनके पास आए सामान खरीदने के लिए, मिस्टर एक्स से पूछा कितने का है ये सामान, मिस्टर एक्स ने कहा 5 लाख का। उसने कहा सर 5 लाख तो बहुत ही महंगा आप बता रहे हैं, इसको कम करिए। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है आप 4 लाख दे दीजिएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे बच्चे की इस साल की स्कूल की फीस आप दोगे, 4 लाख हमको दे दो और स्कूल की फीस आप जमा कर दोगे मेरे बच्चे की। उसने कहा सर चलो ठीक है। अब मान लो 4 लाख लिया प्लस स्कूल की फीस ली, 50,000 मान लो, इससे तो ज्यादा ही है, मान लेते 50,000। अब क्या मशीन 4 लाख की थी? 50,000 की थी। क्यों? क्योंकि बच्चा तुम्हारा था, सप्लायर का था, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करने की ऑब्लिगेशन सप्लायर की थी, मेट किसने करी?
रेसिपिएंट। समझ पा रहे हैं? तो ये इसलिए डालने पड़े लॉ मेकर को कि ये पॉइंट्स अगर ना डालता तो लोग ऊल जलूल कुछ ना कुछ हरकतें करके जीएसटी बचाने की कोशिश करते। देखिए जो जेन्युइन बंदे हैं कि हम भैया माल बेच रहे हैं, इतने रुपए तुमसे ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले रहे, ना किसी और से पैसे जमा करवा रहे, ना कोई, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं, ऑलरेडी हमने इनवॉइस में जोड़ रखा है। लेकिन अगर आप ऊल जलूल कुछ और हरकतें करेंगे कि 4 लाख अपने ले लिए, 50,000 फीस जमा करा दी, तो लॉ मेकर ने पॉइंट जोड़ा हुआ है कि साहब 4 लाख नहीं 4.5 लाख है वैल्यू, 4.5 लाख पे जीएसटी जमा होगा। अब फिर से पढ़ते हैं, सप्लायर ऑब्लिगेशन मेट बाय रेसिपिएंट, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply। liable कौन था? सप्लायर, बट वो पैसा दिया किसने? एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। हमने जो बिल काटा उसमें इंक्लूड नहीं किया। अच्छा अगर हम पहले ही इंक्लूड कर देते तो कि 4 लाख हम ले रहे हैं, 50,000 स्कूल की फीस, 4.5 लाख, तो कोई टेंशन नहीं, क्या फिर से 4.5 लाख में 50,000 ऐड होते? नहीं, जुड़े होने चाहिए, जुड़े हैं, लेकिन हमने अलग से ऐड नहीं किया तो अलग से ऐड हो जाएगा, मतलब उस पर भी आपको जीएसटी जमा करना है। 2 पॉइंट समझ गए? आपका कोई डाउट आ रहा है? नहीं पक्का? तो पहला पॉइंट था एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, दूसरा सप्लायर ऑब्लिगेशन मेड बाय रेसिपिएंट, तीसरा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। जैसे जब आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने, जैसे आप खरीदने गए, मान लीजिए आपने चश्मा खरीदा ना, चश्मा लगाए आप लोग बहुत से लोग, तो आपने चश्मा खरीदा। अब चश्मा खरीदते हैं तो उसको रखने के लिए आपको एक डिब्बी मिलती है ना, हिंदी में उसको जैसे घर बोलते हैं पुराने लोग, चश्मे का घर। क्या उसके वो पैसे अलग से लेता है आपसे? नहीं लेता। आमतौर पे ट्रेड में चश्मा आपने खरीदा, मान लो 2,000 का आपने बनवाया, तो 2,000 में वो रख के डिब्बी में बाकायदा आपको देता है, उसके पैसे अलग से नहीं लेता। या और एग्जाम्पल, मान लो आपने ज्वेलरी खरीदी, नेकलेस खरीदा, अब नेकलेस खरीदा तो ऐसे पन्नी में डाल के तो दे नहीं देता है, वो उसके एक केस में रखता है ना, सुंदर से केस में, मैम ये देखिए, फिर आपको देता है। तो वो आपसे नेकलेस के पैसे लेता है, उसके तो पैसे ले नहीं रहा है। अब दूसरा केस समझो, यहां पे जैसे मान लो नेकलेस के पैसे ले रहा है कि सर 1 करोड़ का है, तो नेकलेस पे जीएसटी है, बाकी खत्म बात। दूसरा केस, आपको नेकलेस दे रहा है, अब सप्लायर ने अपना दिमाग लगाया, नेकलेस दे रहा है, वो कह रहा है सर नेकलेस 80 लाख का है और ये हम जिसमें रख के देते हैं ये 20 लाख का है। ये सिर्फ आप जीएसटी बचाने के लिए उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, आप पैकिंग मटेरियल के अलग से चार्ज कर रहे हो, तो ये भी वैल्यू में इंक्लूड है। वो हीरो कार 80 लाख का नहीं है, 1 करोड़ का। आपको चश्मा बिका, वो कह रहा है मैम 2,000 नहीं, आप चश्मे का केवल 500 है, 1,500 तो हम रख के देते हैं और इसके बिना हम बेचते नहीं। दैट मीन्स कोई भी ऐसा खर्चा जो उस सप्लाई से रिलेटेड था, इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड था, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो कुछ हो। मान लो उसने कह दिया कि हम मैडम ये रिमोट तो आपको 200 का ही देते हैं, लेकिन हमारा एक वो जो बाहर बंदा खड़ा है वो 100 रुपए कमीशन लेता है, बिना उसके हम देते नहीं है, पहले उसको 100 रुपए दीजिए, हमको 200 दीजिए, हम उसको, वो कमीशन लेता है। अब बोलो साहब रिमोट 200 का नहीं है, कितने का है? 300 का। तो जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और खर्चा है और आपने, सप्लायर ने उससे चार्ज किया है, चार्ज किया मतलब 200 लिए प्लस 100 लिए, अगर हम ना ले 100 तो कोई बात ही नहीं, 200 आपने चार्ज किया है तो हम भी जोड़ेंगे, या तो आप खुद ही 300 बोलो, नहीं 200 बोलोगे तो हम 100 अलग से जोड़ करके 300 निकालेंगे। क्या लिखा है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर। ये इंक्लूडिंग मींस केवल यही दो नहीं है, ये एग्जाम्पल है। कोई भी ऐसे खर्चे, कोई भी ऐसा पैसा जो आपने रेसिपिएंट से लिया है वो भी हम जोड़ देंगे। आपने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था, आपको याद होगा टाइम ऑफ सप्लाई में एक प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सप्लायर रेसिपिएंट से डिलेड पेमेंट के नाम पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिलेड चार्जेस और बाय एनी वॉट एवर नेम कॉल्ड कुछ पैसा ले रहा है, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई पड़ी थी कि जब पैसा लोगे तो वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई जिस समय मिलेगा, और उस पर मैंने बताया तो उस पर जीएसटी लगता है।
तो यहां लिखना तो पड़ेगा ना कि ये भी वैल्यू का पार्ट है, तभी तो जीएसटी लगेगा। तो वहां टाइम ऑफ सप्लाई में लॉ मेकर ने लिखा कि जब मिलेगा तो वो टाइम ऑफ सप्लाई, यहां वैल्यू में लिखा कि ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, मतलब इस पे भी हमें जीएसटी चाहिए। कौन सा पॉइंट? इंटरेस्ट। ये हेडिंग अपनी बनाई हुई है, मेन मटेरियल अंदर का है, हेडिंग इसलिए कि आपको याद करने में थोड़ी सी इजी हो जाए। तो इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। आप लोग ने लास्ट टर्म पे पूछा भी था किसी ने कि किस रेट पे जीएसटी लगेगा, है ना, टाइम ऑफ सप्लाई वाले में, कि इस पे जो इंटरेस्ट मिला उस पे कितना परसेंट जीएसटी देना है। तो मैंने क्या बताया था, जो प्रोडक्ट आपने बेचा था उस पे जितना जीएसटी था। मान लो हमने रिमोट बेचा था, अगर इस पे 18% था, तो हम जो लेट पेमेंट के चार्जेस ले रहे हैं उस पे भी 18 लगेगा। हमने कुछ और बेचा तो उसमें 5 था, तो जो लेट पेमेंट के चार्जेस ले रहे हैं उस पे 5। तो उसको वैल्यू का पार्ट तो बनाना पड़ेगा ना, तभी लॉ मेकर ने सेक्शन 50 में लिखा ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। यहां तक समझ में आ गया? एक और सुन लो, सब्सिडी वर्ड कभी सुना है आपने? गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जैसे कोई एग्जांपल आपके पास? नहीं? हाँ, एलपीजी बढ़िया एग्जांपल है। एलपीजी में गवर्नमेंट सब्सिडी अब तो बहुत कम कर दिया है, पहले अच्छी खासी सब्सिडी देती थी। तो सब्सिडी का मतलब लेट्स से अगर एलपीजी कॉस्ट मान लेते थोड़ी देर के लिए कि मान लो सिलेंडर की कॉस्ट है 1000 रुपए, तो गवर्नमेंट ने जो गैस कंपनी उनसे कह रखा है कि तुम बेचना केवल 400 में, तुम कस्टमर से लेना 400, 600 हम तुमको दे देंगे। पहले ऐसा ही होता था, मोदी जी ने धीमे धीमे सिस्टम चेंज करे, अब बात अलग ही है, लेकिन हम पुराने जमाने की पहले बात करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। तो अब जरा समझो, वो जो एलपीजी है, सिलेंडर आपको जो दिया गया वो 400 का है कि एक्चुअल में 1000 का है? 1000 का ही तो है। 600 सरकार दे रही है उस कंपनी को, 400 आप दे रहे हैं, आपको इसलिए सस्ते मिल रहा है कि भैया आप जरूरत का आइटम है जो भी कारण से है, तो वो 1000 का। अब 1000 पे जीएसटी लगेगा कि 400 पे? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो, गवर्नमेंट कहती है ऐसी सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हो, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगी। हमने सब्सिडी दी सोच समझ के, उस पे हम जीएसटी भी नहीं लेंगे। मतलब अभी जो हमने केस लिया कि साहब सरकार ने 600 दे दिए उस गैस कंपनी को, आपने दिए 400, तो अगर जीएसटी लगना है तो 400 पे लगना है, 1000 पे नहीं लगना। लेकिन ऐसी सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और ने दी, मान लो सपोज करो एक एनजीओ है, एनजीओ के पास एक बच्चा आया कि हमको ना एक लैपटॉप की जरूरत है, हमें एक लैपटॉप खरीदना है, बहुत पैसे नहीं, हम 10,000 दे सकते हैं। एनजीओ ने पता किया लैपटॉप कितने का है, मान लो एचपी का खरीदना था, एचपी के शोरूम में बात करी कि ऐसा ऐसा खरीदना है, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। उसने कहा सर 50,000 का लैपटॉप है। एनजीओ ने कहा 40,000 हम आपको देंगे, आप इससे केवल लीजिएगा 10,000। तो 10,000 दिए उस बच्चे ने, 40,000 दे दिए उस एनजीओ ने। अब जो दुकानदार है जो लैपटॉप बेच रहा है वो बड़ा कंफ्यूज है कि हमको 10 इससे मिले, 40 उससे अभी मिल गए या मिल जाएंगे, जो भी कारण है, बड़ा कंफ्यूज है कि हम जीएसटी कितने पे लगाएं, 10,000 पे लगाएं कि पूरे 50,000 पे। गवर्नमेंट कहती है सर अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, मतलब जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिली, वो वैल्यू का पार्ट है, मतलब इस पे पूरे 50,000 पे जीएसटी लगेगा, ना कि 10,000। समझ पा रहे हैं? एग्जाम में मालूम है ये पॉइंट कैसे दिया होता है? एग्जाम में ऐसे दिया होगा, वैल्यू ऑफ लैपटॉप सप्लाइड बाय सप्लायर टू वन ऑफ द कस्टमर is rupees 10,000 after adjusting subsidy received from a NGO of rupees 40,000। मतलब ये 10,000 का प्राइस आफ्टर सब्सिडी है। तो बच्चे एग्जाम में क्या कंक्लूजन निकाल के आते हैं? बच्चे निकाल के आते हैं इसका मतलब इसमें सब्सिडी ऑलरेडी जुड़ी है। आफ्टर सब्सिडी है इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडी माइनस है, मतलब वो लैपटॉप होता 50,000 का, 40,000 की सब्सिडी मिली, तो वो आफ्टर सब्सिडी है 10,000 का। तो आपको 10,000 में 40,000 रुपए को ऐड करना है और 50,000 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली होती या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली होती तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनती। बाकी किसी से मिले, चाहे वो एनजीओ चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे वो एक इंडिविजुअल, मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है ये लैपटॉप इसको दे दीजिए,
आप इससे केवल 10,000 ले लीजिएगा, बाकी हम आपको दे देंगे, तब भी वो जुड़ेगा। क्लियर हो गया? पढ़ के देखिएगा। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस जुड़ती हैं। कौन सी नहीं जुड़ती? एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 5 चीजें ही हैं जो जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी याद करते हैं? किसमें जोड़ रहे हैं बेटा ये हम लोग? ट्रांजैक्शन वैल्यू में। और ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू ली, उसमें 5 चीजें जोड़ी, अगर जोड़नी है तो। अगर जोड़ नहीं है, मान लो अगर मान लो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ना कोई जीएसटी के अलावा कोई टैक्स है, ना कोई सप्लायर ऑब्लिगेशन है, ना कोई, तो क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कब लेते हैं? ये सारी बातें कब चल रही हैं? जब दोनों पार्टी अनरिलेटेड हो और प्राइस सोल कंसीडरेशन, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कोई पॉइंट जोड़ना तो नहीं है। क्या क्या? पहला कि सप्लायर ने रेसिपिएंट से जीएसटी को छोड़कर कोई और टैक्स तो नहीं चार्ज किया, चार्ज किया तो जुड़ेगा, जुड़ा है तो हमने दोबारा जोड़ेंगे, ये भी दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन करते समय। दूसरा, सप्लायर की ऑब्लिगेशन अगर रेसिपिएंट ने मेट करी है तो भी हम जोड़ देंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अगर सप्लायर ने अलग से चार्ज किए हैं तो भी जोड़ देंगे, नहीं चार्ज किए तो नहीं जोड़ेंगे। चौथा, इंटरेस्ट अगर लिया है, इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी के नाम पे, तो वो भी वैल्यू का पार्ट है। आमतौर पे होता क्या, उस समय पता नहीं होता तो उस समय नहीं जोड़ पाते, बाद में पता होता है तो बाद में आपको जीएसटी देना होता है, तभी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बाद की रखी गई थी। और इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है, नहीं जोड़ेंगे। और किसी सब्सिडी मिली है, उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है, तो हम उसको जोड़ देंगे। अब बात करते सर माइनस भी कुछ होगा क्या? माइनस केवल एक ही चीज होती है, पॉइंट दो है लेकिन चीज एक है, डिस्काउंट। क्या माइनस होता है? डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट वर्ड आपने पहले सुना है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक डिस्काउंट होता है जो जब हमने सप्लाई दी उस समय या उससे पहले तक हमारे बीच में तय हो गया और हमने डिस्काउंट दे दिया। मतलब जैसे मैं ये रिमोट सप्लाई करता हूं, आप मेरे पास आए, मैंने कहा ये रिमोट है 500 का, आपने कहा सर 400 का दीजिए, हम दोनों बात में चलो 450 में सेटल कर लेते हैं। होता है ना आप तौर पे नेगोशिएशन। तो साहब जो 50 का डिस्काउंट है वो माइनस होगा, मतलब 500 माइनस 50, 450 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लॉ मेकर कह रहा है बस शर्त ये है सर कि आपने अगर इस तरीके का कोई डिस्काउंट अलग से दिया है तो आप इनवॉइस में उसको मेंशन कर दीजिएगा। बहुत छोटी शर्त है, कोई बहुत बड़ा उसने नहीं बोल रखा है, तो हम उसको आपके लिए माइनस रखेंगे। हम आपसे 500 पे नहीं कह रहे जीएसटी, तो आप भी 450 पे दो। एक डिस्काउंट दूसरा भी होता है। एक डिस्काउंट क्या होता है कि लेट से आज हमने सप्लाई कर दिया, आज हमने डिस्काउंट नहीं दिया, हमने डिस्काउंट दिया सप्लाई के बाद। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं ये पेन बनाता हूं, मेरा काम है ये पेन मैन्युफैक्चर करता हूं। पेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैंने इंक का एक सप्लायर ढूंढा जिससे मैं इंक खरीद सकूं। इंक का एक मेरे को सप्लायर मिला। मैंने उससे पूछा सर इंक क्या रेट है? उसने कहा सर इंक 10 रुपए लीटर पड़ेगी आपको। हमने कहा सर सही बताइए, थोड़ा कम करिए, हम पूरे साल में करीब 20-30 लाख लीटर इंक आपसे खरीद लेंगे, बढ़िया काम है हमारा, पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया ऑर्डर देंगे आपको, कम कर लो। उसने कहा सर देखो है क्या ना, इंक तो हम आपको 10 ही रुपए लीटर देंगे, क्योंकि अभी तो आप 20 लाख लीटर इंक हमसे खरीद नहीं रहे हो। लेकिन सर 20 भी छोड़ो, पूरे साल में अगर आप हमसे 10 लाख लीटर इंक भी खरीद लोगे तो हम 1 रुपए सभी पे कम कर देंगे, हम 9 रुपए की कर देंगे। हमने कहा मतलब? हमने कहा आज हमको 1 लाख लीटर इंक खरीदनी है। कह रहा आज 1 लाख लीटर इंक खरीदनी है तो 10 की ही लगेगी, 10 रुपए लीटर के हिसाब से बिल बनेगा प्लस जीएसटी। जब आपका 10 लाख का बेंचमार्क क्रॉस हो जाएगा तो हम आगे वाली भी आपको 9 के हिसाब से देंगे, और जो पीछे 10 ले चुके हैं उसका भी 1 रुपए कम करके आगे एडजस्ट कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप बात? मान लो 10 लाख लीटर इंक का बेंचमार्क क्रॉस हुआ और 10 लाख लीटर इंक पे हमसे 10 रुपए के हिसाब से पैसा ले चुका था, 10 रुपए प्लस जीएसटी। 10 लाख से ज्यादा हमने खरीदी, उसने कहा सर उस पर भी 9 रुपए हो गए, यानी 1 लाख रुपए बच, एक रुपए पर इंक बच गया। तो 10 लाख इंटू 1, 10 लाख रुपए। कह रहा वो 10 लाख हम आगे एडजस्ट कर देंगे या वापस कर रहा होगा, जो भी एक काम कर रहा होगा। सरकार कह रही है आपने डिस्काउंट दिया है,
हमने कहा, कह रहा आफ्टर दी सप्लाई दिया। हमने कहा सप्लाई पहले हो गई थी तब नहीं दिया था, आप दिए। हमने कहा माइनस करोगे कि नहीं? कह रहा माइनस करने के लिए तैयार हैं, बट दो शर्त है। हमने कहा दो शर्त है कि एक? कह रहा दो। कह रहा एक शर्त ये है, ये सप्लाई, ये डिस्काउंट पहले ही तय हो गया हो, तुम्हारा सप्लायर का और रेसिपिएंट का एग्रीमेंट पहले ही हो गया हो, तय पहले ही हो गया हो कि अगर पूरे साल में ऐसा होएगा तो इतना डिस्काउंट देंगे। समझ पा रहे हैं? तय पहले ही हो गया हो। एक होता है कि जिसे पहले नहीं तय हुआ, हमने कहा नहीं 10 ही के हिसाब से देंगे, बात की बात में देखेंगे। बाद में आप बहुत खरीदते जा रहे थे, खरीदते जा रहे थे, आप खरीदते जा रहे थे, तो उसने कहा यार तुम बहुत खरीदते हो, चलो पीछे वाले भी तुम्हारे 9 के हिसाब से कर देते हैं। तय पहले नहीं हुआ तो माइनस नहीं होगा, पहले से ही तय होना चाहिए। दूसरा था क्या, जब मैं इंक खरीद रहा था ना, जैसे मैंने आज 1 लाख लीटर इंक खरीदी, तो उसने 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए की इंक बनाई, प्लस इंक पे जीएसटी लगाया, मान लो 18%, 1,80,000। मैंने इंक खरीदी, मैंने 1,80,000 का आईटीसी बुक कर लिया। पेन बनाने के लिए खरीद रहा था, आईटीसी मिलता है। फिर मैंने 1 लाख खरीदी, फिर मैंने 1,80,000 का आईटीसी बुक कर लिया। ऐसे करते 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 10 लाख का बेंचमार्क क्रॉस हो गया। 10 लाख मैंने एग्जाम्पल बोला है, ऐसा नहीं आप 10 लाख पकड़ लीजिएगा। 10 लाख लीटर का बेंचमार्क क्रॉस हो गया। उसने कहा सर पुरानी वाली इंक पे भी सब पे 1 रुपए का डिस्काउंट। 10 लाख लीटर इंक जो 10 के हिसाब से गई है, अब वो सब 9 के हिसाब से हो गई। 10 लाख लीटर इंक इंटू 1 रुपए, 10 लाख रुपए हम आपको आगे एडजस्ट कर देंगे, कम कर देंगे। हमने बड़ी राहत की सांस ली। उसने सरकार से भी कहा जीएसटी हम जमा कर चुके हैं, वो भी कम करो। सरकार ने कह रखा हम कम करने के लिए तैयार है, बट दो शर्तें पूरी हो जाएं। तय पहले हो गया हो, उसने कहा तय पहले हो गया था। कह रहा दूसरा, ये जो खरीदार है इंक का, जिसने तुमसे इंक खरीदी थी, ये तो आईटीसी पूरे का बुक करे बैठा होगा। ये तो आईटीसी 10 रुपए के हिसाब से जितना बनता था जीएसटी, समझ पा रहे हैं? 1 लाख लीटरिंग इंटू 10 रुपए, या 10 लाख लीटरिंग की बात करें, 10 लाख लीटरिंग इंटू 10 रुपए, 1 करोड़। 1 करोड़ का 18%, 18 लाख। ये तो 18 लाख का आईटीसी बुक करे बैठा है। जबकि देखा जाए तो 10 लाख लीटरिंग इंटू 9 रुपए, 90 लाख। 90 लाख का 18%। हाँ निकाल लो, करके बताओ, करके बताओ, कोई टेंशन नहीं, करके बताओ। सोलह लाख 20,000 भाई, 1,80 हटा दो उसमें, ठीक निकाल लिया। तो होना चाहिए 16,20,000 का, मतलब हम 1,80,000 का आईटीसी ज्यादा बुक करे बैठे, हम 18 लाख का बुक करे बैठे। जबकि बुक कितना करना चाहिए? 16-20, क्योंकि सप्लायर जो है जिसने इंक बेची है वो सरकार से कह रहा है 1,80,000 का जीएसटी कम करो। तो कह रहा है वो जीएसटी कम तभी होगा जब ये सामने वाला आईटीसी भी कम करेगा। हमें अपना आईटीसी भी 1,80,000 रुपए से कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बुक तो 18 लाख पे कर चुका हूं, जबकि बुक करना कितने पे था? 16,20,000। तो दो शर्तें होती हैं आफ्टर द डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं। पहली शर्त तय पहले ही हो गया हो, और दूसरी शर्त, दूसरी शर्त आईटीसी रिवर्स कर। मान लो एक और केस, जैसे मान लीजिए सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा उधार में, कि ठीक है ये सामान आप ले जाइए, 1 लाख रुपए का है। बात हो गई दोनों में कि ठीक है हम 2 महीने में आपको पैसा दे देंगे। 2 महीने में क्या हुआ, रेसिपिएंट की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई। उसने सप्लायर से रिक्वेस्ट करी कि सर 1 लाख नहीं दे पाएंगे, डिस्काउंट दे दो सर, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे सर। उसने कहा ठीक है चलो 90,000 दे दो, खत्म करते हैं। उसने 90,000 ले लिया। सरकार करी अब हम उस 10,000 पे जीएसटी नहीं छोड़ रहे हैं, हमें पूरे 1 लाख पे चाहिए, हमें पूरे 1 लाख पे चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा क्यों? कह रही आपकी 2 शर्तें पूरी कहां हुई? पहली शर्त नहीं पूरी हुई। काहे की शर्त थी पहली? तय पहले ही हो गई। तय कहां था पहले? तो इसका मतलब डिस्काउंट अगर बिफोर, अब मेरी बात को मैं फिर से पूरा रिवाइज कर रहा हूं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मिला है उसका क्राइटेरिया अलग है, आफ्टर द सप्लाई मिला है उसका क्राइटेरिया अलग है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई के लिए तो बड़ा आसान है, बस इनवॉइस में मेंशन कर दो, माइनस करने के लिए तैयार। आफ्टर द सप्लाई के लिए 2 शर्तें, आप पढ़ के देखते हैं, है ना? फिर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे। एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई माइनस होगा। एक्सक्लूजन लिखे ना, मतलब माइनस होगा। लेकिन शर्त क्या है सर? बिफोर और एट द टाइम वाले के लिए शर्त यह है, इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड, आपने उसको बिल में रिकॉर्ड किया हो।
सर लेकिन अगर हमने बाद में डिस्काउंट दिया है तो उसका बताओ सर। एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, वो भी माइनस कर देंगे। लेकिन दो शर्तें। पहली, इफ सच डिस्काउंट वाज नोन एंड एग्रीड, नोन एंड एग्रीड पहले से पता हो और दोनों में तय हो गया हो एट द टाइम ऑफ सप्लाई। किस समय तक हो चुका होता है? सप्लाई करने तक, सप्लाई या उससे पहले तक तय हो गया हो। दूसरा, आईटीसी एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट। एट्रीब्यूटेबल मतलब रिलेटेड टू द डिस्काउंट। उस डिस्काउंट के पार्ट पे जितना आईटीसी बनता है वो आपने रिवर्स कर दिया हो। किसने रिवर्स कर दिया हो? रेसिपिएंट ने। जैसे मैंने एग्जांपल में इंक मैंने खरीदी थी तो मैंने उतना आईटीसी रिवर्स कर दिया। कोई डाउट आपका है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक आधे क्वेश्चंस कुछ करा देते हैं। ये जितने आपने एक्सक्लूजन्स के या इंक्लूजन्स के पॉइंट पढ़े शायद कुछ क्लियर हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ऐसा था वैसा था? हम सभी लोग, हाँ देखिए, अब बड़े काबिल टीचर के साथ बात करिए। मैं पहले ही इनकम टैक्स की जब पहली क्लास शुरू करी थी वहीं बताया था, पढ़ते समय हम सब लोग ये मानते हैं कि सब लोग ईमानदार है। दूसरा, और प्रैक्टिकल आपको बताया तो आप बताएंगे ना, आप बताएंगे कि हमने डिस्काउंट दिया, शर्तें पूरी करेंगे, जीएसटी का रिटर्न भरेंगे तो दिखेगा ना हमने आईटीसी रिवर्स किया। समझ गई आप बात को? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि पहले से तय हो गया था? तो ये ओनर्स टू प्रूव, बर्डन ऑफ प्रूफ सप्लायर के कंधों पे। सप्लायर प्रूव करे कि कैसे पहले से तय हो गया था। समझ पा रही हैं हम बात को? तो मे बी आप दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा, मे बी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा मेल हुई हो जो पिछली तारीख की हो। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आप प्रूफ कर ले गए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो फिर वो माइनस नहीं होगा। ठीक है, और बताइए। नहीं, चलो एक क्वेश्चन इधर देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा प्लीज, स्क्रीन की तरफ। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखते हैं आप क्या बताओगे। ये क्वेश्चन है आप ही के एग्जाम का आया हुआ जून 2024 में, 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखते हैं, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो, देखते हैं आप क्या बताते हो। दीपक सप्लाइड बिस्किट्स टू एर्नोल्ड एंड कंपनी रेगुलरली। सप्लायर कौन है? दीपक। और ये जो कंपनी है ये रेसिपिएंट है, बिस्किट भेजता है दीपक और ये खरीदती। इट सप्लाइड 10,000 पैकेट्स एट ₹20 पर पैकेट इन द मंथ ऑफ जून 2023। 10,000 पैकेट बिस्किट्स के बेचे गए। कितने रुपए में बेचे गए? 20 रुपए पर पैकेट के हिसाब से बेचे गए। ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एर्नोल्ड एंड कंपनी कुड नॉट मेक पेमेंट टू दीपक। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, पेमेंट दीपक को वो नहीं कर पाए। लेटर इट वॉज नेगोशिएटेड, नेगोशिएशन हुआ, एंड द पार्टीज एग्रीड द प्राइस एट ₹19 पर पैकेट। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि चलो छोड़ो 20, 19 लगा लेते हैं। एर्नोल्ड एंड कंपनी मेक द पेमेंट अकॉर्डिंगली ऑन 10 September 2023। दीपक issued a credit note on the difference amount of the same on difference amount on same date। ये क्रेडिट नोट क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखिए, जब दीपक ने माल बेचा होगा तब बिल तो ज्यादा का बना दिया होगा, 10,000 इंटू 20। बाद में दोनों के बीच में तय हो गया 19 के हिसाब से, तो ₹1, 10,000 इंटू 1 यानी 10,000 रुपए। ₹1 का डिफरेंस समझ पा रहे हो? 10,000। 10,000 रुपए का बिल ज्यादा था, लेने कम है। ऐसे में सप्लायर क्या करता है? रेसिपिएंट को एक क्रेडिट नोट दे देता है। अगर हमने बिल ज्यादा का गलती से काट दिया या किसी भी कारण से काट दिया, लेने कम है, तो हमें क्रेडिट नोट दे देते। क्रेडिट नोट का मतलब कोई रुपए नहीं दे रहे हैं, एक कागज है, लिख के दे देते हैं कि हमें आपसे 1,000 रुपए कम लेने हैं। समझ में आया? डेबिट नोट इसका उल्टा होता है। डेबिट नोट भी होता है, सीख रहे हैं सीख लो। डेबिट नोट में क्या होता है? हमने बिल काटा, बाद में हमें पता चला यार बिल गलती से कम कट गया, तो हम उसका और बढ़ाने के लिए डेबिट नोट दे देते। तो कह रहे बाद में दीपक ने क्रेडिट नोट भी दे दिया, जो डिफरेंस अमाउंट था 10,000 पैकेट इंटू ₹1, 10,000 रुपए का। जो ये कंपनी थी इसको कि सर आपसे 10,000 नहीं लेंगे, हम केवल 10,000 इंटू 19 के हिसाब से जितना बनता है उतना ही लेंगे। एज्यूम करिए जीएसटी, ये जीएसटी कर लेते हैं। एज्यूम करिए जीएसटी का रेट है 18%,
आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है ट्रांजेक्शन की, मतलब आपको ये बताना है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है। मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, 10,000 इंटू 20 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि 10,000 इंटू 19 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि लिया गया है बाद में अल्टीमेटली केवल 19 रुपए, ट्रांजेक्शन वैल्यू बनी जो के बाद में 19 बनी, तो 20 की 19 पक्का। 20 वाले कितने, डिस्काउंट क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? तय बाद में हुआ है, और तय बाद में हुआ है, पहले से तय तो था नहीं। पहले से या तो तय होता, पहले से तय था नहीं, वो डिस्काउंट माइनस नहीं होता। आंसर पढ़ते हैं। इन दिस केस, since discount is being allowed after the supply is effected and there is no agreement between the parties for allowing such discount on or before the supply, the value shall be computed without considering discount. These discounts shall not be excluded while determining value of supply, minus नहीं होंगे। There is no impact on the availability or otherwise of ITC in the hands of supplier. ITC भी उसको पूरा मिलता है, 20 पे जो भी इनवॉइस थी उसी पे मिलता है, उसी मिलता रहेगा, उसका आईटीसी भी नहीं कम करवा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हम वैल्यू ऑफ सप्लाई भी 20 के हिसाब से ही निकाल रहे हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 10,000 पैकेट इंटू 20 यानी 2 लाख रुपए रहेगी, इग्नोरिंग जो डिस्काउंट सब्सिक्वेंटली दिया गया 10,000 रुपए का। समझ पा रहे हैं आप? तो उसी चीज जो आपने पढ़ी उसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा हम प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। अच्छा हाँ बेटा, हमने क्रेडिट नोट क्यों दिया कह रही है जब कुछ इंपैक्ट? हमने क्रेडिट नोट उसको दिया है कि तुम हमको केवल 19 के हिसाब से देना, मतलब हम जो उससे पैसे लेंगे, हम मतलब दीपक जो उससे लेगा वो अभी भी 10,000 इंटू 19 ही ले रहा है, 20 नहीं ले रहा है। बट सरकार जो जीएसटी ले रही है वो 10,000 इंटू 20 पे ले रही है। समझ गई आपकी? नहीं समझी? दीपक कह रहा है तुम हमको 1,90,000 देना प्लस जो जीएसटी है। सरकार कह रही है कि हमको जीएसटी चाहिए 10,000 इंटू 20 इंटू अगर 18% रेट है तो इंटू 18% करके, हमें 10,000 इंटू 19 इंटू 18% नहीं करना है जी। हाँ 36,000 कह रहे हैं तो 36,000 लिख देते हैं। तो दीपक क्या करेगा, उस बंदे से 1,90,000 प्लस 36,000 लेगा, उस चीज का क्रेडिट नोट दे। दीपक मान गया, सरकार नहीं मान रही है। समझ गए कि नहीं समझी? अब समझ पाई है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए आप। अगला समझिएगा, इसको बाद में करेंगे जब कुछ और भी पढ़ लेंगे। हाँ डेबिट नोट बताया ही कहां, क्रेडिट नोट बताया। तो उस पूरे पे लगेगा, उस पे भी लगेगा, ज्यादा वाले पे लगेगा। अगर मान लो गलती से बिल बन गया 1 लाख का, पता चला ये सामान तो गया था 1.5 लाख वाला, तो 50,000 का हमने डेबिट नोट दिया, तो ऐसे में सरकार कहती है 1.5 लाख पे मिलेंगे। उस पर कोई शर्त नहीं कि ऐसा किया होगा तो ही 1.5 लाख लेंगे, ऐसा वो 1.5 ही लेंगे। वहां पे डिस्काउंट पे शर्त है, जोड़ने पे शर्त नहीं है। समझ गई? हम आए इस पे आए। चलो, रामा प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ये भी एग्जाम का ही है, दिसंबर 2023 आप ही के एग्जाम का 5 नंबर का। रामा प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, registered supplier, manufactures taxable goods. It provides following details of taxable interstate supply made by it during the month of March 2025. कह रहे रामा मुंबई के हैं, रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं। टैक्सेबल गुड्स मतलब जिसपे जीएसटी लगता है। ये मार्च के महीने की डिटेल्स बता रहे हैं जो भी इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई करा है। ठीक है, और निकालना क्या है वो भी पहले पढ़ा दूंगी आपको, ये पहले पढ़ लो एक बार लाइन, अभी क्वेश्चन ही चल रही है। कैलकुलेट करनी है टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रामा प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, एज्यूम की आईजीएसटी का रेट है 18%। ठीक है, तुमको वैल्यू निकालनी है। चलो वापस ऊपर चलते हैं। तो बहुत दिमाग से सोचना क्या क्या जुड़ना है क्या क्या नहीं, ताकि 10 बार ना पढ़ना पड़े क्वेश्चन। ठीक है, जो भी जो सोचा कि जोड़ते हैं वो जोड़ेंगे, जो नहीं जोड़ते वो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पढ़िए ध्यान से, पढ़िएगा। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटर स्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 20 लाख। कह रहा है जो हमने माल बेचा है उसका लिस्ट प्राइस 20 लाख है और इसमें भी टैक्सेस नहीं जुड़े हैं, जीएसटी वगैरह
या कोई भी टैक्सेस नहीं जुड़ा है, तो जीएसटी तो वैसे भी नहीं जुड़ना होता, आपने नहीं जोड़ रखा है, अच्छी बात। कोई और टैक्स होगा तो आप आगे बताएंगे। तो ये 20 लाख को पकड़ेंगे, इसको छोड़ ही दें, इसको तो पकड़ेंगे ही। आप कैलकुलेटर चाहे तो उठा भी सकते हैं, बाकी मैं येलो से हाईलाइट करता चलूंगा, बाद में भी ऐड करना होगा तो बाद में भी कर लेंगे। तो आप जो कहोगे जोड़ेंगे वो हम येलो से हाईलाइट कर लेंगे। दूसरा, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो ऊपर सीरियल नंबर 1 पे बताए गए। कह रहा है ये जो सीरियल नंबर 1 पे गुड्स की चर्चा हुई, इन्हीं गुड्स पे हमें सब्सिडी मिली थी, सरकार से मिली थी, क्योंकि हम ये गुड्स स्कूल में सप्लाई कर रहे थे। मान लो हम बैग बनाते हैं, हम बैग बना के बेचते हैं, हमें एक ऑर्डर आया बैग बना के बेचने का गवर्नमेंट स्कूल में। हमने कहा, हमसे पूछा गया बैग कितने का, हमने कहा बैग है 23,50,000 का। सरकार ने कहा 3.5 लाख हम तुमको देंगे, तुम उसको सिर्फ 20 लाख का बेच देना। हमने ठीक है, हमने बैग बेच दिए 20 लाख के, 3.5 लाख सरकार ने हमको दिए। जोड़ें ना जोड़ें, ऐड करें पहले तो बताओ, नहीं करें, माइनस करें इसको 20 लाख में से, मतलब दो ऑप्शन, मल्टीप्लाई डिवाइड का तो नहीं आ रहा है ना किसी दिमाग में, ठीक है उतना नहीं है। तो ये प्लस करें कि माइनस करें, कि कुछ ना करें? कुछ नहीं करने की जरूरत है, प्लस होता नहीं है। माइनस इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि 20 लाख ऑलरेडी जो है ये हो चुका है। या फिर हम इसमें आपकी बात को अगर मान लें थोड़ी देर, तो हम ये एज्यूम भी कर सकते हैं, अगर आप कहें कि ये 20 लाख में अभी सब्सिडी माइनस नहीं हुई थी, हम ऐसी एजम्पशन मान सकते हैं, जहां क्लियर नहीं बता रहा क्योंकि एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऊपर है, लेकिन नहीं बताने की कोशिश कर रहा कि इस 20 लाख में ये 3.5 लाख पहले से माइनस है कि नहीं, मतलब अल्टीमेटली ये नहीं जुड़ना है। तो अगर दो एजम्पशन, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस रहा होगा 23.5 लाख, तो हम 23.5 लाख रहा होगा तो 3.5 लाख माइनस होना चाहिए, 20 बचा, ऑलरेडी 20 है। और अगर हम ये माने कि बिना सब्सिडी के 20 लाख था, 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिली, तो हमने बेचा 16,50,000 का, तो फिर माइनस भी होना चाहिए, तो आप भी गलत नहीं है, इसलिए हमने दोनों को लेकर के चले। आप समझ पा रहे हैं ना, जो भी हम मानेंगे हम उसका एग्जामिशन दे देंगे। हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया, मैं आंसर नहीं देखा, लेकिन जो भी हम मानेंगे हम उसको एग्जामिशन दे देंगे। हम लोग को बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जुड़ता नहीं है। तो अगर पहले से हम मान रहे हैं कि जुड़ा है तो हमें माइनस करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर हम पहले से मान रहे हैं नहीं जुड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आंसर देखेंगे और फिर आपको बता भी दूंगा कि एग्जाम के लिए आप क्या करके आना है ऐसे में। ठीक है, बाकी पॉइंट्स। तीसरा, टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 20,000 रुपए, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने 20,000 का टैक्स लगाया है, क्या करें बताइए सब, जोड़ें कि इसको ना जोड़ें? हाँ, तो टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 20,000 भी पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे फिर से क्या जोड़ना है क्या नहीं, क्योंकि नीचे भी कुछ चीजें दी हैं वो पढ़ने के बाद। स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू बी चार्ज टू द कस्टमर 15,000, लेट फी पेड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई for delayed payment of consideration 7080, recipient has agreed to pay 6,000 plus 18% GST in lump sum and no additional is payable by him over and above such amount। बाकी ये पूरा एक बार पैरा पढ़ते हैं, फिर दोबारा ऊपर चलेंगे देखने के लिए क्या जोड़ना है क्या नहीं। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द सब्सिडीज रिसीव्ड। अच्छा, अब देखिए चर्चा ही खत्म हो गई। कह रहा है सर जो हमने आपको ये लिस्ट प्राइस दिया है ये नेट ऑफ सब्सिडी है। अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये चीज क्वेश्चन में एग्जाम में अगर ना आई होती, आई है वैसे, ना आई होती, तो हम लोगों का आपस में जो मतभेद था वो दोनों ही जेन्युइन था कि हम ये मानते कि इसमें से 3.5 लाख पहले ही हटा हुआ है, मतलब 23,50,000 रहा होगा, और 3.5 लाख 3,50,000 हटा हुआ है तो 20 लाख आया, तो भी ठीक होता। हम ये मानते कि फिर इसमें इसका कुछ नहीं करना। और अगर हम ये मानते कि 20 लाख था बट 3.5 लाख की सब्सिडी बाद में मिली इसलिए माइनस होनी चाहिए, यानी आफ्टर सब्सिडी प्राइस होना चाहिए 16,50,000 का, तो भी ठीक होता। बट अब क्वेश्चन ने बता दिया तो हमारी एजम्पशन नहीं चलेगी। अब सवाल ये आता है आप इसे इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं? बता तो उसने दिया है, लेकिन क्या हमारी समझ और आपकी समझ सेम जा रही है? अलग अलग तो नहीं जा रही है,
लिखा है लिस्ट प्राइस जो है वो नेट ऑफ सब्सिडी है। तो कहना क्या चाहता है, मैं दो ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा आप इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं सभी लोग। पहला ऑप्शन ये कहना चाहता है कि यानी प्राइस रहा होगा 23.5 लाख और 3.5 लाख माइनस होके हमने 20 लाख दिया है, ऊपर जो 20 लाख दिया है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि प्राइस रहा होगा 23.5 लाख, ऐसे मैं बोलता हूं दो ऑप्शन, कि प्राइस रहा होगा 23.5 लाख और हमने 3.5 लाख माइनस कर दिया है, तो इसलिए हमने आपको 20 लाख दिया है। कि ये कहना चाहता है दूसरा कि प्राइस रहा होगा 20 लाख ही और हमने 3.5 लाख की सब्सिडी दी, तो सब्सिडी के बाद 16,50,000। आप क्या इंटरप्रेट करके आएंगे उस लाइन से, ये रेड की ग्रीन? रेड वाले कितने? ओके, और ग्रीन वाले? देखिए साहब मैं समझाता हूं, ज्यादातर बच्चे सही हैं। नेट ऑफ सब्सिडी है प्राइस, नेट ऑफ सब्सिडी मतलब सब्सिडी का इफेक्ट देने के बाद 20 लाख आ रहा है। कह रहा हमने सब्सिडी का जो इफेक्ट कर दिया तब 20 लाख है, नेट ऑफ सब्सिडी। समझ में आई? नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस प्राइस आफ्टर सब्सिडी। समझ पा रहे हैं? आफ्टर सब्सिडी मतलब एक्चुअल में ये रहा होगा 23.5 लाख का प्राइस, 3.5 लाख की सब्सिडी दी गई तो 20 लाख। अब बताओ 3.5 लाख का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यानी अब इस एक नतीजे को कुछ नहीं। हाउएवर बाकी चीजें भी पूछूंगा ऊपर, लेकिन लाइन पढ़ता हूं। हाउएवर अदर चार्जेस, टैक्सेस, फीस आर चार्ज टू कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। मतलब हमने कस्टमर से बाकी सारी चीजें अलग से ली हैं सब्सिडी को छोड़ के। ये 20,000 उससे अलग से लिए हैं, ये 15,000 उससे अलग से लिए हैं, ये 7,080 रुपए उससे अलग से लिए हैं। तो पहले तो ये बताओ, हम 20 लाख तो आप जोड़ ही रहे हो, ठीक है, भी येलो में और कुछ हाईलाइट नहीं किया है। ये म्युनिसिपल अथॉरिटी वाला जो है 20 लाख के बाद ये 20,000, ये जोड़े कि नहीं? ये अदर देन जीएसटी कोई और टैक्स है, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी अदर देन जीएसटी, और हमने चार्ज किया है अलग से, चार्ज बाय सप्लायर। जोड़े कि ना जोड़े? जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें इंक्लूजन में यही तो कंडीशन थी। एनी अदर जीएसटी में, एनी अदर थिंग, एनी अदर टैक्सेस अदर देन जीएसटी में क्या लिखा था आपने अंडरलाइन में? इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, तो जुड़ता है। और यही आपको मैंने वो कॉमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट करी, उस पर एग्जाम्पल मैंने यही दिया था आपको। तो ये भी जोड़ेंगे, तो उसको भी येलो से हाईलाइट कर दीजिए सर। ठीक है, कर रहा हूँ। ओके, और क्या है बेटा, और क्या लिखा है? और कुछ लिखा है? रामा प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स 3% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स which is separately shown in the invoice for the goods। कह रहा 3% डिस्काउंट भी दिया और इनवॉइस में दिखा भी दिया। कुछ करेंगे इसका? माइनस करेंगे? करेंगे भी, करते हैं। टोटल वैल्यू निकालनी, वो भी ठीक है। और ऊपर चलो, ये 15,000 जोड़ेंगे, स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू बी चार्ज, जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। और ये 7,080 जोड़ेंगे जो इंटरेस्ट पेमेंट लिया है, 7,080 जोड़ेंगे कि 6,000 जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 7,080 में तो आप कह रहे 18% जीएसटी भी मिला हुआ है, तो हम 6,000 जोड़ेंगे विदाउट जीएसटी वाली फिगर। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? तो एक बार चलो जोड़ोगे, 20 लाख, फिर डिस्काउंट भी बात कर लेंगे। 20 लाख ये हो गया, 20,000 यानी 20 लाख 20,000 प्लस 15,000 और प्लस 6,000, कितना हो गया? 20,41,000। बट अभी पूरा काम नहीं हुआ। डिस्काउंट 3%, हमें समझ में नहीं आ रहा किस प्राइस का निकालना है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, 3% बोल रहा है डिस्काउंट ऑन दी लिस्ट प्राइस। ये 3% जो हमने कैलकुलेटर में निकाला 20,41,000, इसका देना है डिस्काउंट। माइनस होगा, ये तो सब लोग कह रहे हो ना, माइनस होगा, ठीक है। 20 लाख का माइनस होगा कि 20,41,000 का? क्यों? क्योंकि लिखा है लिस्ट प्राइस। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो 20 लाख का। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। 20 लाख पे सही तो बोल रहे हो, लिस्ट प्राइस 20 लाख पे निकालो, 20 लाख का 3%। सही बोल रहे हो आप, निकालो 60,000 माइनस कर दो, कितना बचता है? 19,81,000। चलो अब हम लोग आंसर देखते हैं, पहले आंसर पे जाते हैं, आंसर मैच होगा। ठीक, आगे सबका अभी बार चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रामा, list price of the goods, subsidy amounting to 3.5 lakh received from the central government. Since subsidy is received from the government, same is not includable in the value of the in terms of section। इतना सेक्शन एक्शन नहीं पता है आपको तो कोड ना करिएगा, आप लिखेगा नहीं जोड़ते, बात खत्म। ये तो गाइडलाइन का आंसर मिल लिया। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, क्यों जोड़ा? जोड़ा क्यों?
सेपरेटली चार्ज किया था, अगर चार्ज ना करा होता तो नहीं जोड़ते। पैकिंग चार्जेस सेपरेटली चार्ज किए, जोड़े। लेट फीस विद 6000 क्यों जोड़ा, ये भी आपको समझा क्या? टोटल आया, डिस्काउंट आपने कहा 20 लाख का देना है, इन्होंने 20 लाख का दिया, आंसर आ गया। टैक्स निकाल के नहीं बताया इन लोगों ने। आप बताओगे एग्जाम में टैक्स निकाल के? आप बताओ ना पहले, हमको ये तो, आप तो करने लगे, आप पहले तो बताओगे कि नहीं बताओगे? टैक्स निकाल के सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया तो टैक्स निकाल के आओगे कि इतना ही छोड़ के आओगे? हमको मेरी शक्ल ना देखे तो ये पढ़ के होता, खोल तो रखा है हमने। पूछ रहा हो तो बताना, नहीं पूछे तो ना बताना, और क्या बताए? बता के आओगे कि नहीं? कहां पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। टैक्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, मत बता के आना। कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू पूछ रहा है, टैक्स कहां पूछ रहा है आपसे? आप अपने मन से ज्यादा काम ना करके आना कि हम तो राजा बेटा बन के दिखाएंगे, जरूरत नहीं उसकी। कंप्यूट टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रामा प्राइवेट लिमिटेड एंड एज्यूम करिएगा आईजीएसटी का रेट 18%। तो फिर आईजीएसटी का रेट ही क्यों दिया? आपको लगेगा टैक्स निकालना, नहीं, उसने इसलिए दिया कि अगर आप ये मानिए कि ये प्राइसेस में जीएसटी जुड़ा है तो आप माइनस कर लीजिएगा। या जैसे इसमें जुड़ा है ना 7080 में, तो आपने 18% के हिसाब से माइनस करके कहा कि 6000 है। टैक्स निकालने के लिए नहीं बोला, बोलता तो निकाल देते। वो अगर आप, अब नहीं बोल रहा वैसे, लेकिन अगर बोलेगा तो किस पे निकालोगे? 19,81,000 का 18% कितना आता है? 356,580। ये ताई जीएसटी हो जाता। ठीक है, अब मैं आपको वापस ऊपर लेके चलता हूं। हाँ बेटा। हाँ सब्सिडी बेटा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सब्सिडी जो है इंक्लूजन्स में ऐड है, तो माइनस होता तो एक्सक्लूजन्स में होता, बिल्कुल। लेकिन सब्सिडी जब इंक्लूजन्स में ऐड है ना, तो उसमें बेटा ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाली इंक्लूड नहीं करनी। हाँ मेरी बात पूरी बात सुन लो, मैं सब समझा दूंगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाली हमें ऐड नहीं करनी, ऐसा यहाँ लिखा है, बाकी सब्सिडी ऐड कर दी। तो वो जो सब्सिडी दी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली दी थी, यानी हमें ऐड नहीं करनी, मतलब उस प्राइस में नहीं जुड़ी होनी, ऐड चाहिए, इसका मतलब है। ऐड नहीं करने का मतलब है उसमें नहीं जुड़ी होनी चाहिए। तो अब डाउट हमें यह आ रहा था हम लोगों को कि 20 लाख में पहले से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। मतलब एक केस ये हो सकता था कि वो जो सामान बेच रहा था, क्या बेच रहा था, बैग बेच रहा था, जो भी बेच रहा था बैग बेच रहा था मान लो। तो एक केस हो सकता था कि बैग थे 20 लाख के और सरकार ने कहा कि हम तुम्हें 3.5 लाख की सब्सिडी देंगे, इसलिए तुम बेच दो 16.5 लाख का। एक केस हो सकता था कि बैग थे 23,50,000 के, सरकार ने कहा हम 3.5 लाख की तुम्हें सब्सिडी देंगे, इसलिए हमने 20 लाख की बेची। तो ये डाउट आ रहा था, जब तक आखिरी पैरा नहीं पड़ा तब तक डाउट में था। तो हमने कहा दोनों बच्चे से आखिरी पैरा ने उसने कह दिया कि वो जो हमने दिया है वो सब्सिडी के बाद दिया है, इतना इफेक्ट नेट। तो सब्सिडी के बाद दिया है, इसका मतलब है कि प्राइस रहा होगा 23.5 लाख का। 23.5, मान लो मैं बैग बेचता हूं, 23.5 लाख के मेरे को बैग बेचने थे, 20 लाख स्कूल वालों से लिए, 3.5 लाख मैंने सरकार से लिए। अब मेरे को 20 लाख पे जीएसटी देना है कि 3.5 लाख पे भी देना है? 20 पे, तो इसलिए हमने केवल 20 लाख पकड़ा। जैसे हमने वो सिलेंडर वाला एग्जाम्पल लिया था कि 1000 का सिलेंडर है, कस्टमर से मान लो मैं गैस की कंपनी बन जाता हूं, 400 ले रहा हूं, सरकार से 600 ले रहा हूं, तो हमें 400 पे जीएसटी देना है, 600 पे नहीं देना। समझ गए? और कोई डाउट है? नहीं। अब बात ये आती है साहब कि इंक्लूजन्स हो गए, एक्सक्लूजन्स हो गए, और ये भी सीख लिया कि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू तो तभी लगती है सर जब दोनों पार्टीज जो हो वो कौन हो, बताओ ना? रिलेटेड ना हो। अगर रिलेटेड होंगी या प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं होगा, ऐसे में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई करे या सर्विसेज सप्लाई करे, दोनों रिलेटेड है, तो जितना पैसा वो बता रहे हैं हम उस पैसे को किनारे रख देंगे। वो कह रहे हैं सर ट्रांजेक्शन हुआ है, इस कैलकुलेटर बिका है 500 में, हम उसको नहीं मानेंगे, उसको किनारे रख देंगे। हम रूल्स की मदद लेंगे वैल्यू निकालने के लिए। अब समझ आ रहे हैं हम रूल्स के पास जा क्यों रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं रूल्स के पास?
क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ था रिलेटेड पार्टी में, अनरिलेटेड नहीं थे, या फिर प्राइस सोल कंसीडरेशन ना होता। मान लीजिए आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, बिल आया 1500 का, आपने कहा 500 पड़े, 500 ले लो, बाकी बर्तन कहां मांजते हैं बताओ। तो आपने सिर्फ पैसा नहीं दिया ना, आपने सर्विस और भी कुछ दिया। तो अगर सिर्फ पैसा दिया होता एंड अनरिलेटेड होते तो रूल्स पे जाना नहीं पड़ता, हम लोग पढ़ के आए, उतने से हमारा काम हो जाता। बट रूल्स में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आप दोनों रिलेटेड थे या प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं था। या फिर एक और बात समझा दे रहे, सुन लो, या फिर कुछ ऐसी सप्लाई होती है जिनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं, जो ये मनी चेंजर होते हैं ना, आपको लेट से आपने कहा यूएस घूमने जाएंगे, अब वहां अपने गांधी जी तो चलेंगे नहीं, आईएनआर तो चलेगा नहीं, वहां चलेंगे यूएस डॉलर। तो आप क्या करोगे? आप मनी चेंजर के पास रुपए लेके जाओगे, उसको रुपए दोगे और बदले में उससे क्या लोगे? डॉलर लोगे, तभी तो आप ले जाके घूम फिर पाओगे, जो भी काम है आपका। अब ये मनी चेंजर वाले करते क्या है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक तरीका होता है कि $1 मान लो 80 का है, 5 का हमें कमाना है कमीशन। तो एक तरीका है, हम ऐसे बताएं लोगों को कि देखिए $1 80 का है, ₹5 मेरा कमीशन, तो आप 85 हमको दो और हम आपको $1 दे देंगे। बट इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या चलती है सारे मनी चेंजर की, वो आपको ऐसे कभी बताएगा ही नहीं। क्योंकि ऐसे बताएंगे तो कस्टमर का अच्छा 5 का कमीशन ले रहा है, कभी बताते ही नहीं। इसमें मोडस ऑपरेंडी होती है, तरीका ये होता है मार्केट में जो तरीका चला आ रहा है कि आप आएंगे, मैं कहूंगा सर हाँ डॉलर में जाके सर 85 का है सर डॉलर, मतलब मैं ऑलरेडी उसमें अपना कमीशन जोड़े बैठा हूं। अलग से बताता हूं तो सामने वाला नाराज होता है, भाई 5 खा लोगे, जोड़ के बताता हूं आपको पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है। अब सवाल आता है साहब इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं, क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस है, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, लेकिन 85 पे नहीं लगेगा, 5 पे लगेगा जो कमीशन तुमने खाया है। क्योंकि $1 के बदले में जो 80 है वो तो उसकी मनी की वैल्यू में आपने तब्दील किया है, 5 पे लगेगा। पर सर ये 5 निकलेगी कैसे? अभी तो मैं एग्जाम्पल्स बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, 85 में 5 जोड़ा है। अब जब सामने वाला बोलेगा $1 73 का, आपको क्या पता उसने क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है? तो ऐसे में मान लो ट्रांजेक्शन हुआ है अनरिलेटेड पार्टी के बीच में, प्राइस भी सोल कंसीडरेशन बदले में और कुछ नहीं लिया हमने, सेक्शन 15 की दोनों कंडीशन पूरी भी हो गई, लेकिन तब भी दिक्कत है ना सर, कैसे वैल्यू निकाले? ऐसे में भी लॉ मेकर ने रूल्स बना रखे हैं। मतलब लॉ मेकर कहता है कि अगर कंडीशन पूरी भी हो गई, लेकिन कुछ चीजें हम बता रहे हैं जहां दिक्कतें होती हैं, वहां पे भी आप रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां आप ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल से कैसे समझ में आएगा, और सुनिए फिर पढ़ने में मजा आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फ्लाइट की टिकट बुक कराई किसी एजेंट के थ्रू, आज की तारीख बहुत सारे आप जानते हैं, एमएमटी, गो आईबीबो, बहुत सारे हैं ना। अब मैंने उनके थ्रू जाके उनके पोर्टल पे जाके फ्लाइट की टिकट बुक करा ली। ये लोग फ्री में काम कर रहे हैं क्या? इनको कमीशन मिलता है एयरलाइन कंपनी से, उस कमीशन पे जीएसटी है। अब वो कमीशन की वैल्यू आपको अलग से बताई नहीं जाती। आपको दिन तो टिकट बुक करी, लेट से आप दिल्ली से कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, 10,000 की मान लो टिकट मिल गई, 10,000 में कमीशन जुड़ा है, एयरलाइन कंपनी इनको कमीशन देती है। मान लो 1,000 का कमीशन है अगर, तो एयरलाइन कंपनी 1,000 देती है, उस 1,000 पे भी तो जीएसटी है। उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी साहब? इरिस्पेक्टिव कि आप और ग्वाईबीबो अनरिलेटेड थे, इरिस्पेक्टिव कि पैसा ही लिया गया और कुछ नहीं लिया गया, तब भी ट्रांजेक्शन वैल्यू कहां से निकाले बैठ के? निकलती ही नहीं जल्दी, अलग से बताता ही नहीं वो कितना ले रहा है कमीशन। अगर आपको अलग से बता दे तो आप कहेंगे अच्छा, यानी फ्लाइट केवल 9,000 की, 1,000 तुम्हारा कमीशन दत्ते रे की, नहीं नहीं हम कहीं और ढूंढते। तो वो दिखाते ऐसे रोमांच तरीके से कि ऐसे करेंगे तो 12 की है, 2 का डिस्काउंट हो गया, 10 की पड़ रही है आपको, तो आपको क्या कमा तो हो रहा है कि नहीं कमा रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? दिक्कत है कि नहीं? लॉ मेकर कहते हैं आप बता देंगे, आप टेंशन ना लो। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस समझते हो, लाइफ, हाँ LIC या किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस। अब उसमें क्या होता है, जो वो आपसे पैसा लेता है
उसमें जब जाऊंगा और डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर। जब वो आपसे पैसा लेता है तो एक वो लेता है आपके रिस्क कवर के लिए। मतलब मान लो मिस्टर एक्स, गंदे एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के ऊपर, मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया। अब वो प्रीमियम पे कर रहे हैं मान लो 1 लाख रुपए। अगर कल को मिस्टर एक्स मर जाते हैं तो उनके घर वालों को 1 करोड़ मिल जाएगा, और नहीं मरते हैं तो मैच्योरिटी में जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था वो मिल जाएगा। एंडोमेंट पॉलिसी होती है, वो सब समझाऊंगा कि टर्म प्लान क्या होता है, सब समझाऊंगा वहां पे थोड़ा बहुत। अब देखा जाए तो हमने जो 1 लाख का प्रीमियम दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी उसके 2 पार्ट कर रही है। एक वो ले रही है टूवर्ड्स रिस्क, एक ले रही है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, कि कल को लौटाना भी तो है, जिंदा भी बच गया तो भी लौटाना है। दूसरा टूवर्ड्स रिस्क, कि मर गया तो देना है। जो टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो एक तरीके का सिक्योरिटी, उसमें जीएसटी की बात ही नहीं आती। और जो टूवर्ड्स रिस्क ले रहे हैं उसमें जीएसटी की बात आती है। तो भले ही 2 पार्टीज अनरिलेटेड थी, प्राइस सोल कंसिडरेशन था, कैसे निकालोगे ट्रांजेक्शन वैल्यू, कहां से निकाल लोगे बताओ, नहीं निकलेगी। लॉ मेकर ने उसके लिए भी रूल्स बना रखे। तो लॉ मेकर ने कह रखा है कि अगर कंडीशन नहीं पूरी हुई तो साहब रूल्स पे जाना ही है, लेकिन कंडीशन अगर पूरी हो भी गई तो भी हो सकता है रूल्स पे जाना हो। क्लियर हो पा रहा है किस तरीके की बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं? आइए वैल्यूएशन रूल्स की बात करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं ये। रूल 27, सर ये कब लगता है बताइएगा प्लीज, मैं बताता हूं। ये लगता है जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होता, यानी आपने, सप्लायर ने बदले में पैसे के अलावा कुछ और भी लिया। जैसे हमने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया था, हम आईफोन बेचते हैं, आप आईफोन खरीदना है, हमने आपसे 90,000 लिए प्लस पुराना फोन लिया, 90,000 प्लस पुराना फोन। तो नए फोन पे जो जीएसटी मैं लगाऊंगा 90 पे नहीं लगा सकता, क्योंकि सिर्फ तुमने 90 थोड़ी ना लिया, तुमने पुराना फोन भी लिया। ऐसे में सेक्शन 15 अपने हाथ खड़े कर देता है, वो कहता हमारे पास नहीं, रूल 27 के पास जाओ, देखो वो क्या कहता है। हमने कहा ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेते 90,000 के, नहीं वो तो तब लेते जब दोनों पार्टी अनरिलेटेड होती, एज वेल एज प्राइस सोल कंसिडरेशन होता। हमने कहा अनरिलेटेड तो है, कह रहा प्राइस सोल कंसिडरेशन का है, केवल 90,000 थोड़ी ना मिला है तुमको, पुराना फोन भी तो मिला है। हमने फिर करी तो करी कि हम सर पकड़ के बैठ गए, कह रहा रूल 27 पर जाओ तो बता देगा तुमको, काम तुमको तरीका बताएगा। हमने कहा हम अपने हिसाब से कर, कह रहा अपने हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? हाँ ना मेरे हिसाब से चलेगा ना आपके, रूल 27 जो कहेगा उसके हिसाब से चलेगा। देखते हैं क्या कहता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, दैट इज व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। पढ़िएगा ध्यान से। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी, हमने कहा क्या लेंगे सर, कह रहा शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओएमवी। हम और आप प्यार से बोलेंगे, बाकी कोई जो लिखेगा वो ओपन मार्केट वैल्यू। हमारे और आप से बात करते हैं, एक प्यार भरा नाम इसको दे देते हैं, इसका नाम है ओएमवी, ओएमजी नहीं, ओएमवी, ओपन मार्केट वैल्यू। अब ये होती क्या है सुनो मेरी तरफ देखो। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि यही चीज अगर सिर्फ पैसे लेके दी जाती तो कितने की होती, वो होती उस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू। अगर सिर्फ पैसे लिए जाते तो कितने मिलते। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे मान लीजिए मेरे को आईफोन खरीदना है, मेरे पास पुराना आईफोन नहीं है, मैं दुकानदार के पास गया, हमने कहा पुराना नहीं है मेरे पास, आप खड़े थे बगल में, आप पुराना भी दे रहे थे, 90,000 भी दे रहे थे, तो आईफोन खरीद रहे, हमने हमें भी खरीदना है, लेकिन हमने इससे पहले कभी आईफोन यूज किया नहीं, हम नोकिया 1100 यूज करते थे, अब आईफोन खरीदना है, क्या मिल जाएगा हमको? मिल जाएगा। हमने कितने का है, कह रहे 1 लाख का। मतलब अगर हम सिर्फ पैसे देते तो वो प्रोडक्ट कितने का होता, वो होती उस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू। कह रहा हमें वो लेनी है कि सिर्फ पैसे दिए होते, जैसे होटल में बिल आया 1500 का, 500 आपने दिए, 1000 की आपने वो कह रहे थे ना बर्तन की सर्विस दे दी। ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, सिर्फ पैसे देते तो कितने का होता, 1500, तो 1500 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सुनो और सुनो और सुनो, सुनते जाना। मान लो हमने किसी से लैपटॉप परचेज किया, 50,000 का लैपटॉप, 50,000 रुपए दिए, और पुराना प्रिंटर दे दिया जो मेरी नजरों में लेट से 2,000 की कीमत का था, मेरी और उसकी नजरों में कितने का हो गया, 52,000।
लॉ मेकर कह रहे सर रुकिए ऐसे नहीं काम करते। हमने कहा फिर? कह रहा वो लैपटॉप अगर आप सिर्फ पैसा दे के लेते, कोई इंसान सिर्फ पैसा देता, पुराना प्रिंटर ना दे, तो लैपटॉप कितने का था? हमने कहा लैपटॉप ऐसे में 55,000 का था। तो कह रहा 55,000 ओपन मार्केट वैल्यू, वही वैल्यू सप्लाई। हमने कहा उल्टा कर दे, लैपटॉप सिर्फ 51,000 का था, अगर सिर्फ पैसा लेते तो 51,000, तो 52 लें कि 51 लें? 51 कह रहा ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब वही सेम चीज अगर आपको मिली होती सिर्फ पैसा देके, या सप्लायर ने बेची होती सिर्फ बदले में पैसा लेके, तो कितने में बेचता है वो है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? हमने कहा सर अच्छा ये बताओ, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है तो? कह रहा कैसी बात कर रहा हूं? कह रहा वैसे तो अवेलेबल होगी, लेकिन अगर मान लो किसी केस में ऐसा है कि ओएमवी नहीं अवेलेबल है, मान लो वो सप्लायर कह रहा है नहीं हम ऐसे किसी को आईफोन बेचते ही नहीं है। भाई लोग तिगड़मी है, लॉ मेकर जब लॉ बनाता है तो सब कुछ देख के चलता है। 90% केसेस में ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है, होती है कि नहीं? कि अगर ये सिर्फ पैसा लेके बेचते तो कितने का बिकता, लेकिन अगर वो यहां लिख के ये छोड़ देता तो लोग कहते नहीं नहीं ओपन नहीं है हमारे पास। कह रहा सर अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये बताओ, तुमने लैपटॉप खरीदा कितने रुपए दिए? हमने कहा हमने तो 50,000 दिए। कह रहा प्लस तुमने और क्या दिया है? हमने कहा हमने प्रिंटर दिया। कह रहा उसकी वैल्यू बताओ। हमने कहा 2,000। कह रहा 50,000 और 2,000 कितने होते? 52,000। लैपटॉप 52,000 का। पहली प्रेफरेंस देनी थी ओपन मार्केट वैल्यू को, दूसरे में तब गए अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तो। स्टेप वाइज काम है। हमने कहा पहला ना लेके दूसरा ही ले लेते, कर ऐसा नहीं होता। दूसरा दूसरा शुरू ही यहां से होता है, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए। मतलब बी में कब जाएंगे? जब ए में काम नहीं बना। तो ऐसे में बी कह रहा है द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, जो पैसा तुमने पे किया वो तो ले ही लो। हमने कहा हमने 50,000 तो दिए। कह रहा है प्लस, एंड मतलब प्लस any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। क्या दिमाग का दही कर रहे हो? कह रहे अमाउंट इन मनी एज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी। मनी मनी नॉट मनी मतलब क्या? कह रहा साहब प्लस वो चीज जो तुमने दी जो मनी में नहीं थी, प्रिंटर, लेकिन अगर वो मनी में कन्वर्ट किया जाता तो कितने का था? कंसिडरेशन नॉट इन मनी, अगर मनी में कन्वर्ट करी जाए तो कितनी इक्विवेलेंट है मनी के बराबर, तो उस प्रिंटर की वैल्यू समझ पा रहे हैं? वो ऐड करनी है। एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी, किसका? इक्विवेलेंट टू द जो तुमने कंसिडरेशन दिया नॉट इन मनी वाली, प्रिंटर जो तुमने दिया है जो मनी में नहीं दिया उसका मनी में अमाउंट बताओ। हमने प्रिंटर 2,000 का था, और कितना दिया? हमने 50,000। 50 और 2 52,000 तुम्हारी हो गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने कहा पहली प्रेफरेंस तो देनी थी ओपन मार्केट वैल्यू को, कि लैपटॉप अगर ऐसे ही ले लेते तो कितने का होता? तो अगर 55 का होता तो 55, 52 का होता 52, 50 जितने का होता उतने का। लेकिन अगर लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करें? जो पैसे दिए प्लस जो सामान दिया उसकी मनी में वर्थ। समझ पा रहे हैं? हमने कहा अगर सर ये भी नहीं अवेलेबल है तो? हमने कहा ना हमको ओपन मार्केट वैल्यू पता है, ना हमको ये पता है कि जो चीज हमने दी है उसकी वर्थ कितनी है, वो भी नहीं निकल पा रही। कह रहे बदतमीजी कर रहा हूं, ये भी नहीं निकल पा रही। ऐसे में क्या करो? अगर ना ए में काम बना ना बी में काम बना, तो ऐसे में क्या करो? तुम ये बताओ, इसी तरीके का लैपटॉप कोई और किसी और को बेचता है, और अगर बेचता है तो कितने का बेचता है? हमने क्या बोल गए? कह रहा इसी तरीके का लैपटॉप सेम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मिलता जुलता। कोई और किसी और को बेचता है अपनी अनरिलेटेड पार्टी को। हमने कहा बेचता है, मार्केट में इस तरीके लैपटॉप बिकता है। कर कितने का बिकता है? हमने 53,000 कर 53,000 रुपए, मतलब 53,000 ले लेंगे। ये ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। ओपन मार्केट वैल्यू क्या था? जो हम ही अगर सिर्फ पैसा लेके बेचते तो कितना? तो पहली प्रेफरेंस हम ही अगर पैसा लेके बेचते ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं मिली तो दूसरी प्रेफरेंस जो पैसा लिया प्लस जो जो चीज आपने दी है उसकी मनी में वर्थ, वो भी नहीं मिला। तो तीसरा लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब ही यही होता है कि कोई और सप्लायर किसी और रिसिपिएंट को अगर यही चीज इसी तरीके की चीज बेचता तो कितने की बेचता। बात समझ में आ रही है? जी डाउट पूछिए।
नहीं, हम लैपटॉप खरीद रहे हैं, प्रिंटर दे रहे हैं, वो सेकेंड हैंड है। हाँ हाँ, हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं लैपटॉप की। हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लैपटॉप की पे कितने पे जीएसटी लगेगा, लैपटॉप पे की वैल्यू क्या होगी। लैपटॉप मान लो 18% का अगर जीएसटी है तो वो किस वैल्यू पे जीएसटी लगाएं, क्योंकि दुकानदार ने 50,000 लिए प्लस पुराना प्रिंटर लिया है, तो दुकानदार ये नहीं कह सकता कि हमने लैपटॉप केवल 50,000 का दिया, 50,000 पे जीएसटी ले लो। तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। अब आप पूछिए, और कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, वही तो सिखा रहे, पहले पुराने के हिसाब से नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे कि अगर यही लैपटॉप बिना प्रिंटर दिए या बिना कुछ और दिए सिर्फ पैसा दे के खरीदा जाता तो कितने का था। तो वो सप्लायर कितने का बेचता, पता चला वो सप्लायर ऐसे 70,000 का बेचता है, तो 70,000 ओपन मार्केट। वो नहीं अवेलेबल है अगर, तो फिर दूसरी प्रेफरेंस कि हमने क्या दिया या तुमको क्या मिला, तुमको 50,000 मिले प्लस प्रिंटर मिला, प्रिंटर की वर्थ बताओ 2,000 मान लो, तो 50 और 2 52। वो भी नहीं है तो तीसरा, कोई और सप्लायर ऐसा ही लैपटॉप सेम या मिलता जुलता किसी और को बेचता है तो कितने का बेचता है, वो है लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये बताता है सी, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए और बी, अगर ए में भी काम नहीं मिला, बी में भी काम नहीं मिला, तब सी में जाएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। क्लियर हो गया? हाँ, कहां से आया सर? सर हाँ हाँ पूछिए, आपका भी डाउट आ रहा था ना इधर से भी कहीं से और। हाँ, दोनों जन पूछ लीजिएगा, ठीक है पूछिए। सेकेंड हैंड भी हो सकता है प्रिंटर जो हमने दिया, नया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, हमने सेकेंड हैंड दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये लॉ मेकर ने क्लियर नहीं किया, जैसे कह रही है हमने सेकेंड हैंड प्रिंटर दिया, तो सेकेंड हैंड प्रिंटर की जो प्रिंट, जैसे अगर बी वाले में जाना पड़ा, ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं थी, तो बी वाले में गए कि पैसा कितना दिया और प्रिंटर की वैल्यू। अब कह रही प्रिंटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब जो हमने जितने का खरीदा होगा वो वैल्यू होगी कि उसमें डेप्रिशिएशन माइनस होगा। ये लॉ मेकर ने कहीं नहीं क्लियर किया पूरी जीएसटी एक्ट में ना रूल्स में। वो कहना चाहता है उस प्रिंटर की उस समय पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, अगर ये प्रिंटर हम किसी और को बेच देते तो कितने का बिक जाता। डिस्प्यूटेबल चीज है, समझ पा रही है बात को, ये डाउट है ना आपका, तो वो डिस्प्यूटेबल है। बट आप जब क्वेश्चन करने बैठेंगे आपको दे देगा कि साहब इस प्रिंटर की इस समय पे वैल्यू 2,000 है, हम 2,000 ऐड कर देंगे, बट एक्चुअल में उस समय पे कितनी वैल्यू है वो है फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, क्या चीज रिसीव नहीं हुआ है? हाँ हाँ, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स गए खाना खाने, और पहला केस मान लेते, बिल आया 1,500 का, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने 500 रुपए दे दिए और प्लस बर्तन, बी फॉर बर्तन, ठीक है, यूटेंसिल साफ कर दिए उसके, बर्तन मांज दिए। अब ऐसे में हमें क्या करना है, पहली प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू को, कि अगर कोई किसी से हम बर्तन ना मंजवाएं, सिर्फ पैसा लेकर के उसको खाना देते तो कितने लेते, कितने लेते, 1,500, तो 1,500, बात खत्म हो गई। दूसरा केस एक और समझ लेते हैं आपको सिखाने के लिए। मान लो एक और रेस्टोरेंट वाला है, वो करता क्या है, वो लोगों को बुलाता है, उनसे कहता है कि हमारे यहाँ खाना खाओगे तो तुमको 500 रुपए देने पड़ेंगे प्लस बर्तन मांजने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी हमारे यहाँ पे, हम सिर्फ पैसा लेके खाना नहीं देते, ठीक है, यानी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ये करेंगे कि 500 तो वही प्लस जितने के आपने बर्तन मांजे इसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कि इतने तरीके के बर्तन मांजने का कोई कितने रुपए लेता है। समझ पा रही है बात को, वो दोनों इसकी वैल्यू, वो भी नहीं है तो फिर ये देखेंगे इसी तरीके का मिलता जुलता रेस्टोरेंट, मिलता जुलता मतलब उसी क्लास का, मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 स्टार होटल को ढाबे से कंपेयर कर दे, उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मिलता जुलता, यही तरीके का खाना अगर बेचता तो कितने का बेचता, वो है लाइक काइंड एंड क्वालिटी। समझ गए? हाँ, पहले वाले केस में 1,500 पे जीएसटी बिल्कुल आपको देना है।
अपनी जेब से क्यों दे रहे हैं? हम तो आपसे मान ही रहे हैं कि इनको क्या 1500 पे जीएसटी दे रहे हैं, तो 1000 पे जीएसटी जो भी सप्लायर इसको अपनी जेब से देना, अपनी जेब से नहीं देना है। सप्लायर ने हमारे हिसाब से, लॉ मेकर के हिसाब से पूरे 1500 ले लिए इस तरीके से। आपने 1500 ले तो लिए, कैसे लिए 1500? हाँ, बर्तन मंजवाए आपने तो 1500 हो तो गए। तो हमारी लॉ की नजरों में अपनी जेब से आप नहीं दे रहे, आपको जो लगे बात वो आपकी मर्जी। हमें 1500 पे जीएसटी चाहिए, समझ गए ना? हाँ, अब आप पूछ लीजिए। ए एंड सी वाले में बेटा, अच्छा अच्छा, ए क्लॉज और सी क्लॉज में, हाँ हमें लगा मिस्टर ए और सी। हाँ पूछिए। हाँ, लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू है। हाँ, फर्क क्या मैं बता रहा हूं, देखिए समझिए। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है जिस सप्लायर की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने लैपटॉप बेचा, हमने जिसको बेचा उससे सिर्फ पैसा नहीं लिया, कुछ और लिया, हमारे लिए वैल्यू निकल रही, तो हम, हमारे लिए ही ये चेक होगा कि यही लैपटॉप अगर हम सिर्फ और किसी को बेचते सिर्फ पैसा लेके तो कितना लेते, वो होती है ओपन मार्केट वैल्यू। लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या होता है? मिलता जुलता, कि इस तरीके का लैपटॉप हम नहीं, कोई और किसी और को बेचता तो कितने का होता। जैसे हिंदी में उदाहरण समझिएगा, दो जुड़वा बच्चे हैं तो वो ओपन मार्केट वैल्यू के बराबर हैं, और जो सिबलिंग्स हैं वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के बराबर है। एग्जाम्पल कोट नहीं करिएगा कहीं पे, हाँ ये बता देते हैं डिस्क्लेमर आखिरी में, समझ गए? ये अंतर होता है दोनों में। दो सिबलिंग्स में हरकतें मिलती लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलते ना। लेकिन दो जुड़वा बच्चे, वो कई बार तो माँ बाप सेम कपड़े पहना के दोनों को नीचे उतार लाते हैं। हमारी सोसाइटी में एक दो हैं, सेम कपड़े पहना देंगे, ये चिंटू है ये विंटू है, अब आप पहचान के बताओ, तो वो पहचान लेंगे। तो वो जुड़वा जो है वो एमवी है, और जो जुड़वा नहीं है वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी है। हरकतें उनकी भी मिल रही हैं लेकिन, समझ, ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, जैसे मान लो कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और बड़ी बीमारी हो तो और सीनियर डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं? और अगर उससे भी काम ना बने, सीनियर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे रहा है, तो इंसान डॉक्टर क्या वो कह रहे भगवान का जाता नहीं। ये लाइन डॉक्टर्स बोलते हैं ना, अब इनको दवाओं की नहीं, हाँ सारी आपको कोटेशन सब बताएंगे, अब इनको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत। सेम तरीके से हमारे जीएसटी के रूल्स में एक है सीनियर डॉक्टर जिनका नाम है रूल 30, रूल 3030, और एक है बाबा जी। दुआएं मतलब बाबा जी के पास इंसान जाता है, बाबा जी बोल लीजिए, पंडित जी बोल लीजिए, भगवान जी बोल लीजिए, बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी तुम ही कुछ करो। बाबा जी कुछ फूक फाक करके कहते हैं तथास्तु, है ना, 5000 का चढ़ावा चलाओ, तो कुछ भी करके ना है। हाँ। तो साहब रूल 31 हमारे में है, वो है बाबा जी। ये सब लिख के नहीं आना, ये याद करने के लिए सिखा रहा हूं उसे। रूल 30 और रूल 31 कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपका काम ए में भी नहीं बना, क्लॉज ए में आपको ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिली, बी में भी नहीं बना, आपको उस चीज का प्रिंटर, जिसे हम लोग एग्जाम्पल बार बार बोले, उसका पैसा भी नहीं पता चला, सी में लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं मिल पा रही है, तो लॉ मेकर कहता है परेशान ना हो, तुम्हारा काम डी में तो हो ही जाएगा। डी में कभी नहीं हुआ ऐसा कि डी के द्वारे कोई गया और खाली हाथ लौटाया। यहां पे जो भी जाता है झोलियां भर के लाता है। डी कहता है साहब एक काम करो, तुम्हारा काम ना ए में बना है, ना बी में, ना सी में, तभी डी के पास जा रहे, डी में उससे पहले नहीं जाने का। वो कहता है एक काम करो, तुमने कितने पैसे दिए थे? हमने कहा हमने 50,000 दिया था प्लस प्रिंटर दिया था। कह रहा 50,000 तो ले ही लो। हमने कहा ठीक। कह रहा फिर एक वैल्यू रूल 30 बताएगा, रूल 30 सीनियर डॉक्टर है, बहुत सीनियर है, एक वैल्यू रूल 30 बताएगा, उसको जोड़ दो, तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। रूल 27 कह रहा है, पढ़ क्या रहे, रूल 27, रूल 27 कह रहा है कि अगर तुम्हारा ए में काम नहीं बना, बी में काम नहीं बना, सी में काम नहीं बना, तो सीनियर डॉक्टर के पास जाओ, सीनियर रूल के पास जाओ। सीनियर रूल कौन सा है? रूल 30। और रूल 30 के पास जाओ तो क्या करो, पैसा जो पता है वो तो जोड़ो ही, प्लस जो रूल 30 बताए। और अगर रूल 30 में भी नहीं काम बना, सीनियर डॉक्टर कह रहा है नहीं, बात हाथ से निकल चुकी है, तो फिर आप बाबा जी के पास जाइए, वहां आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया है, सबकी मुरादें पूरी हुई। बाबा जी क्या करेंगे, 50,000 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस एक वैल्यू बता देंगे बाबा जी, रूल 31। ये है क्या रूल 30 और 31?
बहुत जल्दी इससे पर्दा हटेगा। 30 और 31 सीखेंगे, बट डी यही कहता है। समझ गए? पक्का? अब कौन सा रूल पढ़े फिर? हाँ, 30 31 बाद में पहले 28 पढ़ेंगे। 30 31 याद रखना। अभी कौन सा रूल पढ़ डाला? 27। 27 रूल के पास कब जाते हैं? रूल नंबर 27 एक तरीके का डॉक्टर मान लो, कब जाएंगे इस डॉक्टर के पास? हाँ, जब सोल कंसिडरेशन ना हो। काम एबीसी में बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डी कुछ बता रहा है, 30 की मदद ले रहा है, उसमें भी काम नहीं बन रहा तो 31 की मदद ले रहा है, उसी ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि सीनियर डॉक्टर को छोड़ के बाबा जी के पास भाग जाए, उसी ऑर्डर में है। पढ़ के दिखा देता हूं आपको। इन दैट ऑर्डर लिखा है लॉ में। इफ द वैल्यू नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए बी सी, द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, such further amount in money that is equivalent to consideration in money, not in money, as determined by the application of rule 30 और 31 in that order। अब ये 30 31 कहता क्या है देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, 28 से जाने से पहले, where a new phone is supplied for 20,000 along with exchange of an old phone, and if the price of the new phone without exchange is 24,000। कह रहा है न्यू फोन हमने किसी को बेचा 20,000 का और पुराना फोन भी उससे लिया, यानी 20,000 लिए और पुराना फोन लिया, और नया फोन बिना एक्सचेंज का अवेलेबल है 24,000 का। होता है ना, कई बार आप ऑर्डर करते हैं नेट से, अमेजॉन वगैरह से, किसी से ऑर्डर करते हैं ना फोन, तो उसमें होता है ना पुराना फोन का आप डालते हैं, है ना, तो छूट मिल जाती है। तो ऐसा भी होता है कि पुराना फोन ना दें तो भी पैसा, मतलब तो भी नया फोन खरीद सकते हैं। तो वो जितने का नया फोन आप खरीद सकते हैं वो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू है। कह रहा बिना पुराना फोन दिए नया फोन 24,000 का था, बट हमने तो सर क्या किया, हम सप्लायर अगर थोड़ी देर अपने आप को मान ले, हमने 20,000 लिए प्लस पुराना फोन लिया तब नया फोन दिया, और हम कह रहे हैं हम सप्लायर, हम कह रहे हैं नए फोन पे 20,000 पे जीएसटी ले लो। सरकार कह रही है हम इतने सीधे नहीं है कि 20,000 पे जीएसटी ले ले, हमें तो 24 पे चाहिए। बताओ ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं? पक्का? बिल्कुल है, ओपन मार्केट वैल्यू न्यू फोन की 24,000 है। अच्छा, अगर इसी केस में सेम एग्जांपल में मान लो इसी में ऐसा लिखा होता, where a new phone is supplied for 20,000 and along with the exchange of old phone, यहां लिखा होता वर्थ रुपीज 10,000, ओल्ड फोन की वर्थ रुपीज है 10,000, बाकी ये लिखा होता, बाकी सब कुछ, एंड द प्राइस ऑफ न्यू फोन इज 24,000, यहां तक लिखा होता क्वेश्चन एग्जाम में, यहां तक होता और कहता वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए। दो ऑप्शन दे रहा हूं, 24,000 कि 30,000। 30,000 कैसे सर बोल रहे हो? 20,000 और 10,000, 20,000 दिए प्लस पुराना फोन, पुराने फोन की वर्थ है 10,000। 24 ही होती, 30 नहीं होती। ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो वही लेंगे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ओपन मार्केट वैल्यू अगर ना होती, आप क्वेश्चन फिर बदल कर, अभी तो 24 है, अगर लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू क्वेश्चन करता नहीं बता होता, ये सब नहीं बता होता, यहीं तक देता, तो कहता ओएमवी नहीं अवेलेबल है, तो क्या करते? तो फिर 30,000 ले लेते, 20,000 होते। ठीक है, ओके, इसको डिलीट करते हैं, सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। वेयर ए लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर ₹40,000 along with barter of a printer, जो इतनी देर से मैं बोल रहा था, and the value of the printer known at the time of supply is 4,000, but open market value लैपटॉप की नहीं पता है मान लो, तो क्या करें? कह रहा है पुराना लैपटॉप दिया है और 40,000 दिए हैं, तो नया लैपटॉप मिला है, पुराना लैपटॉप 4,000 का था, 40,000 दिए, नया लैपटॉप मिला, और नया लैपटॉप की ओएमवी नहीं है, तो क्या करें? 44,000 हो जाएगी। और अगर नया लैपटॉप की ओएमवी होती, अगर इसी में एक और एग्जांपल बना दे, मान लो ओएमवी भी ना होती और ये जो हमने प्रिंटर दिया इसकी वैल्यू भी ना पता होती, तो क्या करते? एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंटर नॉट नोन एज वेल एज ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। आप कुछ नहीं काट रहे हैं ना, सिर्फ हम ही काट रहे हैं। तो फिर हम दे लाइक काइंड एंड क्वालिटी की, उसी तरीके का लैपटॉप कोई और किसी को बेचता है क्या? कितने का बेचता है? चला 58 का बेचता है, 58,000 हो गई। अगर वो भी ना होता तो फिर 40,000 तो पकड़ते ही पकड़ते, प्लस रूल 30 सीनियर डॉक्टर की मदद लेते। ये भी ना होता तो 40,000 तो पकड़ते ही पकड़ते, रूल 31 की मदद लेते हैं। 30 और 31 क्या कहते हैं? पर्दा हटेगा। ठीक है, अब मैं आपको रूल 28 अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी अपने लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन कौन सा था याद है क्या आपको? 15। और आमतौर पे एग्जाम में वैल्यू से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जीएसटी के भी क्वेश्चन पूछना है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ना पूछे ऐसा जल्दी नहीं होता,
कोई एक आधा अटेम्प्ट स्किप हो गया तो हो गया, नहीं तो ये जो कुछ कंटेंट है मैं बार बार आपको बताता हूँ, वैल्यू हो गई, टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई, कंपोजिशन स्कीम हो गए, ये कुछ ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं साहब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्लास मिस ना करिएगा। ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा, प्लस आपको शीट मिली आगे भी रीड कराएंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और रूल 30 और 31 में अगर आपको सस्पेंस आ रहा हो तो पढ़ के आना क्या लिखा है उसमें। ठीक है, थैंक यू।